हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो आज हम करने वाले हैं जीएसटी में रिटर्न चैप्टर का रिवीजन। सबसे पहले बात करते हैं जीएसटीआर 1 की, जो रिटर्न ऑफ आउटवर्ड सप्लाई कहलाता है। तो ये किसको फाइल करना होता है? हर रजिस्टर्ड पर्सन को करना होता है। देखिए, जीएसटी में सारे रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली जीएसटी की पोर्टल पर करने होते हैं। और ये लायबिलिटी किसकी है रिटर्न फाइल करने की? एवरी रजिस्टर्ड पर्सन को रिटर्न फाइल करना होगा। तो रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूडिंग सीटीपी, उसको जीएसटीआर 1 फाइल करना होगा और उसके अंदर अपने आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल देनी होगी। लेकिन ये जीएसटीआर 1 कुछ लोगों को फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, उनको फाइल नहीं करना है। तो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, एनआरटीपी, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, इसके अलावा कंपोजिशन सप्लायर और जो टीडीएस डिडक्टर है या टीसीएस कलेक्टर है, उनको भी जीएसटीआर 1 फाइल करना नहीं है। और जो सप्लायर ऑफ ओआईडीएआर सर्विसेज है, उसको भी जीएसटीआर 1 फाइल नहीं करना है। ये एक्सेप्शंस में दे रखा है। इसके अलावा जितने भी रजिस्टर्ड पर्सन हैं, उनको जीएसटीआर 1 फाइल करना होगा। अब बात करते हैं जीएसटीआर 1 फाइल करने की ड्यू डेट क्या है। नॉर्मल केसेस में सक्सीडिंग मंथ के 11th डे तक, सक्सीडिंग मंथ के 11th डे तक आपको जीएसटीआर 1 फाइल करना होता है। लेकिन जो पर्सन क्यूआरएमपी स्कीम में रजिस्टर्ड हैं, क्यूआरएमपी स्कीम हम डिटेल में आगे चलकर पढ़ेंगे। इसका फुल फॉर्म है क्वार्टरली रिटर्न और मंथली पेमेंट, क्वार्टरली रिटर्न एंड मंथली पेमेंट। तो जो लोग क्यूआरएमपी स्कीम में रजिस्टर्ड हैं, उनको क्वार्टर एंड से 30th डे तक रिटर्न फाइल करना होगा जीएसटीआर 1। ठीक है, तो क्वार्टर एंड से 13 दिन के अंदर उनको फाइल करना होगा। नॉर्मल केसेस में क्या होता है, मंथ एंड से 11 तारीख तक जीएसटीआर 1 फाइल करना होता है। अब गवर्नमेंट ने जो लोग क्यूआरएमपी स्कीम में हैं, उनके लिए इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी दी है। देखिए, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी ऑप्शनल है। जो रजिस्टर्ड पर्सन है क्यूआरएमपी स्कीम में, उनके लिए ये फैसिलिटी है इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, शॉर्ट में बोले तो आईएफएफ। उनको अपनी आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल, मैंने अभी बोला कि क्वार्टर एंड होने के उनको 13 दिन के अंदर जीएसटीआर 1 फाइल करना होगा। तो पहले क्वार्टर के पहले 2 मंथ में, क्वार्टर के पहले 2 मंथ में उनको आईएफएफ फाइल करना होगा, ताकि उनके रेसिपिएंट्स आईटीसी क्लेम कर पाए। ठीक है, आप सप्लायर हो, आपके रेसिपिएंट्स आईटीसी क्लेम कर पाए, इसके लिए आपको क्वार्टर के पहले 2 महीनों में आपको आईएफएफ फाइल करना होगा। ठीक है, अब आप जब ये आईएफएफ फाइल करेंगे तो आपके रेसिपिएंट्स को वो डिटेल रिफ्लेक्ट हो जाएगी अपने जीएसटीआर 2A एंड 2B में। इसके अलावा अगर कंपोजिशन सप्लायर को सप्लाई दी है, तो उसको ये डिटेल रिफ्लेक्ट होगी जीएसटीआर 4A में। इस तरीके से जीएसटीआर 6 से जो भी कंसर्न रेसिपिएंट हैं, उनको वो आईटीसी रिफ्लेक्ट हो जाएगी और वो ये आईटीसी क्लेम कर पाएंगे। तो गवर्नमेंट ने आईएफएफ एक ऑप्शनल फैसिलिटी बनाई है। जो रजिस्टर्ड पर्सन है क्यूआरएमपी स्कीम में, उनके लिए ऐसा होगा। उनको क्या करना होगा, हर क्वार्टर के पहले 2 महीने, हर क्वार्टर के पहले 2 महीने में आईएफएफ फाइल करना होगा। ठीक है, अब ये फैसिलिटी किन लोगों को अवेलेबल होगी, मतलब क्यूआरएमपी स्कीम किन लोगों को अवेलेबल होगी? क्वार्टर के पहले और दूसरे महीने में, क्वार्टर के किसी भी क्वार्टर के, साल में 4 क्वार्टर हैं, तो किसी भी क्वार्टर में हम अगर क्यूआरएमपी स्कीम में हैं तो क्वार्टरली बेसिस पर रिटर्न फाइल करना है, लेकिन टैक्स पेमेंट मंथली करना होगा। तो क्वार्टर के पहले 2 महीने में क्यूमुलेटिव वैल्यू सप्लाई की 50 लाख से ज्यादा नहीं है इन ईच ऑफ फर्स्ट 2 मंथ ऑफ द क्वार्टर। तो अगर आईएफएफ फाइल करना चाहते हैं, तो आपके क्वार्टर के ईच मंथ में आपकी सप्लाई की वैल्यू 50 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्यूमुलेटिव, दोनों फर्स्ट और सेकंड दोनों मंथ की क्यूमुलेटिव वैल्यू इन ईच ऑफ, फिर क्या लिखा, इन ईच ऑफ फर्स्ट 2 मंथ्स ऑफ द क्वार्टर यूजिंग आईएफएफ इलेक्ट्रॉनिकली। जो जीएसटी की पोर्टल पर फाइल करना है आपको, उसमें आपकी जो क्यूमुलेटिव वैल्यू है वो 50 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अप टू 50 लाख तक हो सकती है मैक्सिमम। ठीक है, अब तो मैंने क्या बोला, हर क्वार्टर के पहले 2 महीने, हर क्वार्टर के पहले 2 महीने आपको आईएफएफ फाइल करना है। और जो क्वार्टर का तीसरा महीना है, या मैं बोलूं उस क्वार्टर का लास्ट मंथ है, उसमें आपको जीएसटीआर 1 फाइल करना है। ठीक है, तो जो लास्ट मंथ है उसमें आप जीएसटीआर 1 फाइल करेंगे। तो सुनिए, इस तरीके से मान लीजिए जैसे क्वार्टर है, तो क्वार्टर में 3 महीने हैं, पहले 2 महीनों का आप आईएफएफ फाइल करेंगे और उस क्वार्टर के लास्ट मंथ का आप जीएसटीआर 1 फाइल करेंगे। अब जब आप उस क्वार्टर के लास्ट मंथ का जीएसटीआर 1 फाइल करेंगे, तो क्या उस क्वार्टर के पहले 2 महीनों का आपको जो इनवॉइसेस थे उस जीएसटीआर 1 के अंदर दोबारा रिपोर्ट करने पड़ेंगे क्या? क्योंकि आप वो कंसर्न्ड आईएफएफ में रिपोर्ट कर चुके होंगे वो इनवॉइसेस, तो क्या वो
फर्स्ट मंथ सेकंड मंथ के का जो आईएफएफ फाइल किया था उसमें जो इनवॉइसेस आपने रिपोर्ट किए थे, क्या वो दोबारा आपको क्वार्टर के लास्ट मंथ के जीएसटीआर 1 में दोबारा रिपोर्ट करने होंगे? क्या नहीं करने होंगे। तो ये दोबारा रिपोर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब हम समझते हैं कुछ लोग जीएसटीआर 1 या आईएफएफ फाइल नहीं कर सकते। तो समझते हैं फर्स्ट पॉइंट, अगर आपका प्रीवियस टैक्स पीरियड का डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई आपने सबमिट नहीं किया है, जैसे प्रीवियस टैक्स पीरियड का आपने जीएसटीआर 1 फाइल नहीं किया है, तो आप करंट टैक्स पीरियड का जीएसटीआर 1 फाइल नहीं कर पाएंगे। या आपका प्रीसीडिंग मंथ का जीएसटीआर 3B, या अगर आप क्यूआरएमपी स्कीम में है तो प्रीसीडिंग क्वार्टर का जीएसटीआर 3B फाइल आपने नहीं कर रखा है, तो आप करंट टैक्स पीरियड का जीएसटीआर 1 फाइल नहीं कर पाएंगे। तो सब्सिक्वेंट टैक्स पीरियड में आप पर रेस्ट्रिक्शन लग जाएगा कि आप जीएसटीआर 1 या आईएफएफ फाइल करने पर रेस्ट्रिक्शन लग जाएगा। कुल मिलाकर गवर्नमेंट चाहती है कि आप पहले प्रीवियस टैक्स पीरियड के रिटर्न फाइल करें और उसके बाद आप करंट टैक्स पीरियड के रिटर्न फाइल करें। अब समझते हैं हम कि अगर आप रूल 88C का ब्रीच करते हो, ठीक है, मतलब रूल 88C का कॉन्ट्रावेंशन करते हो, तो उस केस में भी आपको जीएसटीआर 1 फाइल करने से रोका जाएगा। अच्छा, अब ये रूल 88C क्या है, हम आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे। उसमें क्या दे रखा है कि आपने जब जीएसटीआर 1 फाइल किया उसके अंदर आपने आउटपुट टैक्स ज्यादा बताया, फिर जब आप जीएसटीआर 3B फाइल कर रहे हो तो उसमें आपने आउटपुट टैक्स कम बता दिया, ठीक है, मतलब आपके उस कंसर्न टैक्स पीरियड के जीएसटीआर 1 में आउटपुट टैक्स ज्यादा है और उसी कंसर्न टैक्स पीरियड के जीएसटीआर 3B में आप आउटपुट टैक्स कम बता रहे हो। ऐसा पॉसिबल नहीं है, सेम होना चाहिए ना। तो उस केस में भी आपको जीएसटी की पोर्टल से एक इंटीमेशन आती है अंडर रूल 88C। तो उस केस में अगर आपने वो डिपॉजिट नहीं कराया है, इंटीमेशन के अंदर जो अमाउंट स्पेसिफाई किया गया था, या उस इंटीमेशन का रिप्लाई नहीं दिया आपने, तो उस केस में भी आपको सब्सिक्वेंट टैक्स पीरियड में जीएसटीआर 1 फाइल करने से रोका जाएगा, रेस्ट्रिक्शन लगा दिया जाएगा। फिर समझते हैं, अगर आपने रूल 88D का कॉन्ट्रावेंशन किया है, ठीक है, आपने आईटीसी ज्यादा क्लेम कर ली, आपके जीएसटीआर 2B में जो आईटीसी रिफ्लेक्ट कर रही थी, आपने जीएसटीआर 3B फाइल करते वक्त आईटीसी ज्यादा क्लेम कर ली, ठीक है, जितना आपके जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट हो रही थी उससे ज्यादा आपने अपने जीएसटीआर 3B में आईटीसी क्लेम कर ली, तो आपको इंटीमेशन आ सकती है अंडर रूल 88D। फिर उस इंटीमेशन वाला में आपको कुछ अमाउंट पे करने को बोला जाएगा, वो आप पे नहीं कर रहे हैं, जो आपने एक्सेस आईटीसी क्लेम कर ली थी वो आपको पे करने को बोला जाता है इस इंटीमेशन में, तो वो आप पे नहीं कर रहे हैं या इस इंटीमेशन का रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में आपको जीएसटीआर 1 सब्सिक्वेंट टैक्स पीरियड का जीएसटीआर 1 फाइल करने पर या आईएफएफ फाइल करने पर रेस्ट्रिक्शन लग जाएगा। या आप रूल 10A का कॉन्ट्रावेंशन कर रहे हैं, अपने बैंक अकाउंट की डिटेल फर्निश नहीं कर रहे हैं, तो इस केस में भी आप पर जीएसटीआर 1 की फाइलिंग पर रेस्ट्रिक्शन लग सकता है। चलिए, अब इन जनरल तो क्या होता है, करंट टैक्स पीरियड एंड हुए बगैर आप जीएसटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते, लेकिन हम दो एक्सेप्शनल सिचुएशंस पढ़ेंगे जहां पर आपका करंट टैक्स पीरियड अभी रनिंग है और आप अपने करंट टैक्स पीरियड का जीएसटीआर 1 फाइल करंट टैक्स पीरियड के रनिंग होने के दौरान ही फाइल कर सकते हैं। ऐसी दो सिचुएशन क्या है, देखिए, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को भी जीएसटीआर 1 फाइल करना होता है, तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन ने लिमिटेड पीरियड के लिए रजिस्ट्रेशन लिया है और उसने अगर अपना बिजनेस क्लोज कर दिया है, तो फिर उसको करंट टैक्स पीरियड का जीएसटीआर 1 करंट टैक्स पीरियड में भी फाइल वो कर पाएगा, ठीक है। नॉर्मली नहीं कर सकते करंट टैक्स पीरियड का जीएसटीआर 1, करंट टैक्स पीरियड अभी रनिंग है, नॉर्मली नहीं कर सकते आप इस तरीके से जीएसटीआर 1 फाइल, जब तक कि वो रेलेवेंट टैक्स पीरियड एंड नहीं होगा तब तक इन जनरल फाइल नहीं होता है जीएसटीआर 1। लेकिन इन दो एक्सेप्शनल सिचुएशंस में अलाउड है, आप जीएसटीआर 1 फाइल कर सकते हैं, करंट टैक्स पीरियड रनिंग है तब भी। दूसरा केस है, अगर आप अपने रजिस्ट्रेशन के कैंसिलेशन के लिए अप्लाई आपने कर दिया है और आपके रजिस्ट्रेशन के कैंसिलेशन की एप्लीकेशन कंफर्म हो गई है, एक्सेप्ट हो गई है, तो उस केस में भी आप करंट टैक्स पीरियड का जीएसटीआर 1 करंट टैक्स पीरियड के रनिंग होने के दौरान भी फाइल कर सकते हैं। नॉर्मली नहीं कर सकते, बट ये दो एक्सेप्शनल सिचुएशंस में कर सकते हैं। चलिए, अब बात करते हैं, जब आप जीएसटीआर 1 या आईएफएफ फाइल करते हैं तो उसके अंदर आपको कौन से इनवॉइसेस की रिपोर्टिंग करनी होगी। तो
आपने जो आउटवर्ड सप्लाई की है और वो B2B सप्लाई है, ठीक है, फिर चाहे वो इंटर स्टेट हो चाहे इंट्रा स्टेट हो, B2B सप्लाई है तो रेसिपिएंट को आईटीसी चाहिए, आप सप्लायर हो, रेसिपिएंट को आईटीसी चाहिए, वो B2B सप्लाई है, ठीक है, मतलब सप्लायर भी रजिस्टर्ड है, रेसिपिएंट भी रजिस्टर्ड है, तो उस केस में वो सप्लाई चाहे इंटर स्टेट हो चाहे इंट्रा स्टेट हो, आपको इनवॉइस वैल्यू किसी भी अमाउंट का हो, सारी डिटेल आपको इनवॉइस वाइज डिटेल देनी पड़ेगी, मतलब एक एक इनवॉइस की इंडिविजुअल रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, आपका सारा डेटा इनवॉइस वाइज देना पड़ेगा। लेकिन अगर वो B2C सप्लाई है, मतलब आप सप्लायर रजिस्टर्ड हो लेकिन रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है, उस केस में वो B2C सप्लाई कहलाता है। उस केस में हम क्या देखेंगे, अगर वो सप्लाई इंटर स्टेट है, मतलब दूसरे स्टेट में दी जा रही है, तो अगर उस इनवॉइस की वैल्यू जो इनवॉइसेस 1 लाख से एक्सीडिंग है, पहले यहाँ 2.5 लाख होता था, अब गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट कर दिया 1 लाख कर दिया, तो जो इनवॉइस 1 लाख से एक्सीडिंग है वो आपको इंडिविजुअल रिपोर्ट करना पड़ेगा, तो मतलब इनवॉइस वाइज डेटा उन सारे इनवॉइसेस का देना पड़ेगा जो इंडिविजुअली 1 लाख से एक्सीडिंग वैल्यू के हैं। लेकिन अगर जो इनवॉइसेस आपके अप टू 1 लाख तक के इंडिविजुअली, ठीक है, कोई इनवॉइस जो इनवॉइसेस आपके 1 लाख रुपए तक के हैं इंडिविजुअली, तो आप उनकी कंसोलिडेटेड डिटेल दे सकते हो, एक ही फिगर दे सकते हो, उनका कंसोलिडेटेड डिटेल उनकी दे सकते हो, लेकिन वो डेटा आपको स्टेट वाइज और रेट वाइज देना पड़ेगा, ठीक है, मतलब किन किन स्टेट्स में आपने सप्लाई दी वो स्टेट्स की इंडिविजुअल डिटेल चाहिए, कंसोलिडेटेड अमाउंट चाहिए बट स्टेट वाइज चाहिए और टैक्स रेट वाइज चाहिए, मतलब आपने 5% वाली सप्लाई कितनी दी, 12% वाली कितनी दी, 18% वाली कितनी दी, ये आपको कंसोलिडेटेड फिगर देना पड़ेगा। अगर इंटर स्टेट सप्लाई है तो मतलब दूसरे स्टेट में है तो, अब सुनिए, अगर आप B2B सप्लाई कर रहे हैं और वो इंट्रा स्टेट है, विद इन स्टेट है, तो उस केस में क्या करना होगा, इनवॉइस किसी भी वैल्यू का हो और आप कंसोलिडेशन कर सकते हैं, मतलब एक सिंगल फिगर बता सकते हैं, लेकिन मतलब कंसोलिडेटेड डिटेल सारे इनवॉइस का एक कंसोलिडेटेड अमाउंट आप बता सकते हैं, लेकिन वो आपको टैक्स रेट वाइज बताना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या इसी तरीके से जैसे इनवॉइसेस के लिए ये बात एप्लीकेबल थी, क्या ये बात डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के लिए भी इक्वली एप्लीकेबल होगी? यस, ठीक है, तो आपने जो इनवॉइसेस प्रीवियसली इशू कर दिए थे उसके रेस्पेक्ट में अगर आपने कोई डेबिट नोट क्रेडिट नोट इशू किया है तो वो भी आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा GSTR 1 के अंदर या IFF के अंदर। अब सुनिए, कई लोग सोचते हैं कि GSTR 1 फाइल करते वक्त हमको इनवॉइसेस की स्कैन्ड कॉपी सबमिट करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट आपसे क्या चाहती है कि आपको सर्टेन फील्ड फिल अप करने हैं, सिर्फ सर्टेन प्रेस्क्राइब्ड फील्ड आप बता दीजिए कि इनवॉइस नंबर क्या था, उसकी इशू डेट क्या थी, उसकी वैल्यू क्या थी, टैक्सेबल वैल्यू क्या थी, टैक्स रेट क्या था और टैक्स अमाउंट क्या था, बस सर्टेन फील्ड आपको फिल अप करने होते हैं। और एक एक आइटम इनवॉइस के अंदर आप काफी सारे आइटम दे रहे हो तो आपको आइटम की डिटेल नहीं देनी है। गुड्स के केस में आपको सिर्फ HSN कोड बताना है और सर्विसेज के केस में सर्विस अकाउंटिंग कोड आपको बताना होता है GSTR 1 की फाइलिंग के टाइम पर। अब सुनिए, अब आपका अगर प्रायर पीरियड में आपने जो आउटवर्ड सप्लाई की थी उसमें अमेंडमेंट क्या आप कर पाएंगे? सुनिए, GST में कोई भी रिटर्न रिवाइज रिटर्न फाइल नहीं हो सकता। आपके प्रीवियस पीरियड में जो भी आउटवर्ड सप्लाई थी अगर उसमें कुछ अमेंडमेंट हुआ है तो करंट टैक्स पीरियड का के अंदर आपको GSTR 1 के अंदर आपको एक अमेंडमेंट टेबल दे रखी होती है। अगर प्रीवियस टैक्स पीरियड में कोई गलती हुई है तो आप अमेंडमेंट कर सकते हैं करंट टैक्स पीरियड के GSTR 1 की अमेंडमेंट टेबल में, ठीक है। तो अगर कुछ अमेंडमेंट करना है तो कर सकते हैं। किसमें कर सकते हैं? आपको ओरिजिनल डेबिट नोट क्रेडिट नोट रिफंड वाउचर ये सब बताने होंगे। अगर उसमें कुछ चेंज किया गया है, डेबिट नोट वगैरह में भी कुछ चेंज किया गया है अगर पास्ट पीरियड के, तो वो भी आपको करंट टैक्स पीरियड के GSTR 1 की अमेंडमेंट टेबल में रिपोर्ट करना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट टेबल दी है GSTR 1 के अंदर, जिसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, प्रीवियस टैक्स पीरियड में अगर कुछ गलती हो गई थी तो आप वो करंट टैक्स पीरियड के GSTR 1 की अमेंडमेंट टेबल में रिपोर्ट कर सकते हैं। तो उसके अंदर आपको ओरिजिनल इनवॉइस बताना होगा, उसका नंबर डेट वगैरह बताना पड़ेगा, उसके आपने क्या गलती की थी वो बतानी पड़ेगी, ठीक है। अब
एक और बात समझते हैं। गवर्नमेंट ने एक जीएसटीआर 1A का कंसेप्ट निकाला। मैं जीएसटीआर 1 की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जीएसटीआर 1A की बात कर रहा हूं। सुनिए, गवर्नमेंट ने एक और जीएसटीआर 1A निकाला, ठीक है, ये अमेंडमेंट है बेसिकली। आपने किसी टैक्स पीरियड का जीएसटीआर 1 फाइल कर दिया था और अभी तक उस टैक्स पीरियड का आपने जीएसटीआर 3B फाइल नहीं किया है। जीएसटीआर 1 फाइल कर चुके हो बट जीएसटीआर 3B फाइल नहीं किया है, और इसी दौरान आपको अपने जीएसटीआर 1 में कोई मिस्टेक नजर आ गई तो वो आप ठीक कर सकते हैं अपने ओन मोशन पर। उसमें दो बातें हैं, आप कोई डिटेल अमेंड कर सकते हो या कोई एडिशनल डिटेल भी फर्निश कर सकते हो। दो बातें, आप कोई पुरानी डिटेल अमेंड कर सकते हो या कोई एडिशनल डिटेल भी दे सकते हैं। तो सुनिए, गवर्नमेंट ने जीएसटीआर 1A का कंसेप्ट क्यों बनाया। आप जीएसटीआर 1 फाइल कर चुके हो टैक्स पीरियड का, उसी टैक्स पीरियड का अभी तक जीएसटीआर 3B फाइल करने की डेट नजदीक आ रही है, उससे पहले ही आपको अपने जीएसटीआर 1 में गलती मिल गई या आप कोई डिटेल बताना रह गए, तो आप जीएसटीआर 1A फाइल कर दीजिए बिफोर फाइलिंग जीएसटीआर 3B। ठीक है, तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने जीएसटीआर 1A का कंसेप्ट निकाला। यह भी इलेक्ट्रॉनिकली फाइल होता है। चलिए अब समझते हैं हम रेक्टिफिकेशन कब कर सकते हैं। हमने जीएसटीआर 1 फाइल कर दिया था और उसके बाद रजिस्टर्ड सप्लायर को कोई एरर और ओमिशन नजर आया, ठीक है, तो एरर और ओमिशन हमने बात की कि अमेंडमेंट टेबल के अंदर रिपोर्ट करना होगा। अगर प्रीवियस टैक्स पीरियड में कोई गलती रह गई है तो हम करंट टैक्स पीरियड के जीएसटीआर 1 के अमेंडमेंट टेबल में उसको रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कब तक, कब तक, तो जब भी वो एरर और ओमिशन आपको डिस्कवर हुआ उस टैक्स पीरियड के जीएसटीआर 1 के अंदर वो रिपोर्ट किया जाएगा। जब भी नोटिस में आया, जब डिस्कवर हुआ, जब गलती मिली, तब आप उस जीएसटीआर 1 के अंदर प्रीवियस टैक्स पीरियड में कोई मिस्टेक रह गई थी तो करंट टैक्स पीरियड में के जीएसटीआर 1 में अमेंडमेंट टेबल के अंदर आप वो एरर और ओमिशन ठीक कर सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट कह रही है ऐसा मैक्सिमम टाइम लिमिट हम देते हैं आपको, कब तक आप ऐसा कर पाएंगे, तो रेक्टिफिकेशन करना कब तक अलाउ है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका कोई जुलाई 2024 मंथ में या अभी जुलाई 2025 चल रहा है, जुलाई 2025 के जीएसटीआर 1 में मिस्टेक रह गई, तो आप इसको लास्ट टू लास्ट कब तक रेक्टिफाई कर पाएंगे, मतलब कब तक के जीएसटीआर 1 में आप अमेंडमेंट टेबल में इस गलती को ठीक कर पाएंगे। तो गवर्नमेंट कह रही है कि इस डेट के बाद कोई रेक्टिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये मैक्सिमम टाइम लिमिट है, लास्ट टू लास्ट हम गलती ठीक, रेक्टिफिकेशन लास्ट टू लास्ट इस टाइम लिमिट तक ही कर सकते हैं। तो जब वो रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ उसके 30 नवंबर तक, जब वो रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ उसके 30 नवंबर तक और रेलेवेंट एनुअल रिटर्न के एक्चुअल फाइलिंग तक, रेलेवेंट एनुअल रिटर्न की एक्चुअल फाइलिंग तक, या जब वो फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ उसके 30 नवंबर, इन दोनों पैरामीटर्स में से जो भी अर्लियर हो एट दैट टाइम तक ही हम रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं, इसके बाद नहीं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इनवर्ट सप्लाई की डिटेल। रेसिपिएंट को ने जो इनवर्ट सप्लाई ली है, रेसिपिएंट ने जो इनवर्ट सप्लाई ली है वो उसकी डिटेल ऑटो पॉपुलेट होकर आती है रेसिपिएंट के पास। इसके लिए हम पढ़ेंगे रेसिपिएंट के लिए दो फॉर्म्स, जीएसटीआर 2A और जीएसटीआर 2B। चलिए, तो ये डिटेल ऑटो जनरेट होती है जीएसटी की पोर्टल पर। फॉर एग्जांपल मैं रेसिपिएंट हूं, मैंने काफी सारे सप्लायर से सप्लाई ली है, तो वो अपना जीएसटीआर 1 फाइल करेंगे। जब वो अपना जीएसटीआर 1 फाइल करेंगे तब वहां से डिटेल ऑटो पॉपुलेट होकर मेरे पास आ जाएगी, तो ये डिटेल मेरे को रेसिपिएंट को इलेक्ट्रॉनिकली अवेलेबल होगी। अब मेरे पास दो फॉर्म जनरेट होंगे, रेसिपिएंट के लिए दो फॉर्म जनरेट करेगी जीएसटी की पोर्टल, जीएसटीआर 2A और जीएसटीआर 2B। इसके अंदर क्या दे रखा होगा कि कौन सी आईटीसी रेसिपिएंट लेने के लिए एलिजिबल है और कौन सी आईटीसी वो अवेल नहीं कर सकता, फुल्ली और पार्टली, ठीक है। अब पहले दो रूल पढ़ लेते हैं, 88C और 88D ऑफ सीजीएसटी रूल्स। चलिए, तो पहला रूल हम पढ़ रहे हैं यहां पर 88C सीजीएसटी रूल्स का। जब आपने अपना जीएसटीआर 1 या आईएफएफ फाइल किया, सप्लायर ने अपना जीएसटीआर 1 या आईएफएफ फाइल किया, फिर बाद में जब वो अपना जीएसटीआर 3B फाइल कर रहा है तो
जीएसटीआर 1 और आईएफएफ के अंदर उसने आउटपुट टैक्स ज्यादा बताया था, आउटपुट टैक्स ज्यादा बताया था, ठीक है। और जीएसटीआर 3B के अंदर वो आउटपुट टैक्स कम बता रहा है। जीएसटीआर 1 या आईएफएफ के अंदर आउटपुट टैक्स ज्यादा बताया था और जीएसटीआर 3B के अंदर आउटपुट टैक्स कम बता रहा है। तो और वो जो डिफरेंस है वो प्रेस्क्राइब्ड अमाउंट या परसेंटेज को एक्सीड करता है, ठीक है। तो उस केस में रजिस्टर्ड पर्सन को एक इंटीमेशन भेजी जाएगी और ये उसको जीएसटी की पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिकली रिसीव होगी और उसके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भी आएगी। दो जगह आएगी, एक तो उसके जीएसटी की पोर्टल पर और उसके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर ये इंटीमेशन आ जाएगी। इस इंटीमेशन के अंदर क्या होगा कि आपने जब अपना जीएसटीआर 1 या आईएफएफ फाइल किया उसके अंदर आउटपुट टैक्स ज्यादा बताया था, अब जीएसटीआर 3B की फाइलिंग के अंदर आप आउटपुट टैक्स कम बता रहे हैं, तो उस डिफरेंस को हाईलाइट किया जाएगा और उस पर्सन को डायरेक्शन दिया जाएगा इंटीमेशन के थ्रू कि आप ये डिफरेंस का अमाउंट पे कर दीजिए अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। और आपको पता है इंटरेस्ट कंप्यूट होता है अंडर सेक्शन 50, ठीक है। तो ये सब जो है वो विथ इंटरेस्ट पे करना होगा, जो इंटीमेशन में अमाउंट आता है वो। और या तो अगर पे नहीं करना चाहते, रिप्लाई देना चाहते, आपके पास कोई एक्सप्लेनेशन है, आप इस डिफरेंस का रीजन एक्सप्लेन कर सकते हैं तो रीजन एक्सप्लेन कर दीजिए, ठीक है। लेकिन पे करना है या सिर्फ रीजन एक्सप्लेन करना है वो आपको विद इन 7 डेज करना होगा। तो रजिस्टर्ड पर्सन को या तो वो डिफरेंशियल टैक्स लायबिलिटी अलोंग विथ इंटरेस्ट पे करनी है, ऐसा हो सकता है कि वो पार्टली लायबिलिटी डिफरेंस वाली लायबिलिटी पार्टली ही एडमिट कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है। और अगर वो कुछ नहीं पे करना चाहता है तो उसको रिप्लाई देना पड़ेगा जीएसटी की पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है। रीजन बताना पड़ेगा कि ये डिफरेंशियल टैक्स लायबिलिटी अनपेड कैसे रही, ठीक है। तो ये उसको विद इन 7 डेज कर लेना है। इंटीमेशन आने से 7 डेज के अंदर उसको या तो डिफरेंशियल टैक्स लायबिलिटी पे कर दे या डिफरेंस का रीजन एक्सप्लेन कर दे, 7 डेज में उसे ये काम कर लेना है। अब सुनिए, अगर जो इंटीमेशन के अंदर अमाउंट आया वो 7 दिन तक अनपेड ही रहा या उसका कोई भी एक्सप्लेनेशन और रिप्लाई फर्निश नहीं हुआ या एक्सप्लेनेशन और रिप्लाई फर्निश तो हुआ लेकिन वो प्रॉपर ऑफिसर को एक्सेप्टेबल नहीं है, तो उस केस में वो अमाउंट की रिकवरी की जाएगी एज पर सेक्शन 79। मतलब डिपार्टमेंट वसूली कर सकता है उस डिफरेंस के अमाउंट की जो इंटीमेशन के अंदर स्पेसिफाइड था और ये रिकवरी की जाएगी एज पर सेक्शन 79। अब एक और रूल समझते हैं, रूल 88D। ये रूल 88D क्या बोलता है कि रेसिपिएंट हो आप रेसिपिएंट हो, आपका जीएसटीआर 2B जनरेट हो गया, उसके अंदर जो आईटीसी रिफ्लेक्ट हो रही थी आप वही क्लेम कर सकते हो। लेकिन आपने जब जीएसटीआर 3B फाइल किया तो रेसिपिएंट आपने जब अपना जीएसटीआर 3B फाइल किया उसके अंदर आपने आईटीसी ज्यादा क्लेम कर ली। आपके जीएसटीआर 2B में आईटीसी कम रिफ्लेक्ट हो रही थी लेकिन जब आपने जीएसटीआर 3B फाइल किया उसके अंदर आपने एक्सेस आईटीसी क्लेम कर ली, तो उसका आपको इंटीमेशन डिपार्टमेंट इलेक्ट्रॉनिकली जीएसटी की पोर्टल पर देगा और आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भी ये इंटीमेशन आती है। अब इस इंटीमेशन के अंदर डिपार्टमेंट वो आईटीसी का जो डिफरेंस है, जो आपके जीएसटीआर 2B में आईटीसी कम है और आपने जीएसटीआर 3B में ज्यादा क्लेम कर लिए, तो वो जो डिफरेंस है डिपार्टमेंट उस डिफरेंस को हाईलाइट करेगा इस इंटीमेशन में और आपको बोलेगा कि ये पे कर दीजिए, एक्सेस आईटीसी जो आपने अवेल कर ली जीएसटीआर 3B में वो अलोंग विथ इंटरेस्ट पे कर दीजिए। और अगर पे नहीं करना है तो उसका जो डिफरेंस का आप अगर कुछ एक्सप्लेनेशन देना चाहते हो, रिप्लाई देना चाहते हो तो वो भी दे दीजिए अगर देना चाहते हैं तो, या तो पे कर दो डिफरेंशियल अमाउंट या फिर रीजन जो भी एक्सप्लेनेशन देना चाहते हो वो दे दो विद इन 7 डेज। तो रजिस्टर्ड पर्सन को या तो ये आईटीसी जो उसने गलत अवेल कर ली थी, एक्सेस अवेल कर ली थी, पे करनी होगी अलोंग विथ इंटरेस्ट या फिर रिप्लाई सबमिट करना होगा, ठीक है। उसके अंदर रीजन बताने होंगे विद इन 7 डेज। अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है, या तो पे नहीं करता है या रीजन एक्सप्लेन नहीं करता है या रीजन एक्सप्लेन तो करता है लेकिन वो प्रॉपर ऑफिसर के नजर में सेटिस्फैक्टरी नहीं है, तो फिर डिपार्टमेंट ये जो डिफरेंस का अमाउंट है जो इंटीमेशन के अंदर स्पेसिफाई किया गया है वो डिपार्टमेंट उसकी रिकवरी करेगा, डिमांड निकालेगा एज पर सेक्शन 73, 74 और 74A, ठीक है। चलिए अब हम बेसिक अपने बात पे आते हैं। मैंने क्या बोला था, मैं रेसिपिएंट हूं, मेरे सप्लायर्स ने सारे सप्लायर्स ने अपना जीएसटीआर 1 फाइल कर दिया, ठीक है। वहां से डिटेल
ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी और मेरा जीएसटीआर 2A और 2B तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे सप्लायर्स ने जब अपना जीएसटीआर 1 या आईएफएफ फाइल किया, वहां से डिटेल ऑटो पॉपुलेट होकर रेसिपिएंट के जीएसटीआर 2A और 2B में रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो पहले हम पढ़ते हैं जीएसटीआर 2A। ये सिस्टम जनरेटेड रीड ओनली स्टेटमेंट है। सिस्टम जनरेटेड रीड ओनली स्टेटमेंट, ये मेरी रेसिपिएंट की इनवर्ट सप्लाई को रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, और ये इस बार बार चेंज हो जाएगा रियल टाइम बेसिस पर। जैसे ही मेरे सप्लायर ने, मान लीजिए किसी ने अपना जीएसटीआर 1 फाइल नहीं किया था, ठीक है, और वो बाद में फाइल कर रहा है, ठीक है, तो वहां से डिटेल दोबारा चेंज हो जाएगी और मेरा जीएसटीआर 2A इस तरीके से बार बार रियल टाइम बेसिस पर चेंज होता रहेगा। ठीक है, और ये जैसे ही मेरे सप्लायर जीएसटीआर 1 या आईएफएफ फाइल करेंगे, वहां से रेसिपिएंट को ये डिटेल कम्युनिकेट हो जाती है अपने जीएसटीआर 2A में। ठीक है, इसके अलावा जो कंपोजिशन सप्लायर है, उसके लिए जीएसटीआर 2A के अंदर डिटेल कम्युनिकेट नहीं होती है इनवर्ट सप्लाई की, उसके लिए जीएसटीआर 4A होता है, 4A। ठीक है, जीएसटीआर 4A कंपोजिशन सप्लायर के लिए होता है। इसके अंदर क्या होता है, इस कंपोजिशन सप्लायर ने जिन जिन सप्लायर से सप्लाई ली है, उन इनवर्ट सप्लाई की डिटेल इस कंपोजिशन सप्लायर के जीएसटीआर 4A में रिफ्लेक्ट होती है। अब एनआरटीपी जो जीएसटीआर 5 के अंदर डिटेल देते हैं, या टीडीएस डिडक्टर जीएसटीआर 7 में डिटेल देते हैं, या ईसीओ जीएसटीआर 8 फाइल करते हैं, वहां से भी डिटेल ऑटो पॉपुलेट होकर रेसिपिएंट के पास आ जाती है उसके जीएसटीआर 2A में। अब मान लीजिए एक आप रेसिपिएंट हैं, आपने इंपोर्ट किया है, गुड्स इंपोर्ट किया है, उसमें जो आईजीएसटी लग के आया है, तो वहां से भी डिटेल ऑटो पॉपुलेट होकर रेसिपिएंट के जीएसटीआर 2A में आ जाएगी। ठीक है, और ये जो जीएसटीआर 2A है वो आप व्यू कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये बार बार अपडेट होता रहेगा। जैसे मैं रेसिपिएंट हूं, मेरे खूब सारे सप्लायर है, वो अपनी डिटेल जैसे जैसे अपडेट करेंगे, या अपना रिटर्न, मेरे किसी सप्लायर ने फाइल ही नहीं किया अपना रिटर्न जीएसटीआर 1, मेरे किसी सप्लायर ने फाइल ही नहीं किया, तो जब भी वो फाइल करेगा तो मेरा जीएसटीआर 2A फिर चेंज हो जाएगा। क्यों? जीएसटीआर 2A रियल टाइम बेसिस पर चेंज होता रहता है, वो स्टैटिक डॉक्यूमेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन आगे अभी हम पढ़ने वाले हैं जीएसटीआर 2B, और वो चेंज नहीं होता है, वो स्टैटिक डॉक्यूमेंट है। तो जीएसटीआर 2B ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट है, और इसके अंदर एलिजिबल आईटीसी मैं चेक कर सकता हूं, मैं रेसिपिएंट हूं, मैंने जो भी इनवर्ट सप्लाई ली है उस पर मैं जो आईटीसी ले सकता हूं, जो एलिजिबल आईटीसी है वो मैं इस जीएसटीआर 2B में देखूंगा। अपना जीएसटीआर 3B फाइल करने से पहले, जब भी मैं अपना जीएसटीआर 3B फाइल करूंगा ना, उसके अंदर मेरे को आईटीसी क्लेम करनी है, तो वो क्लेम करने से पहले मैं जीएसटी की पोर्टल पर जाकर अपना जीएसटीआर 2B डाउनलोड करूंगा कि उसके अंदर मेरे को कितनी आईटीसी मिल रही है। ठीक है, वो वहां से देखूंगा मैं। एवरी मंथ मेरा जीएसटीआर 2B तैयार हो जाता है जीएसटी की पोर्टल पर, और ये ऑटो जनरेटेड है, ये स्टैटिक डॉक्यूमेंट चेंज नहीं होता है, ये चेंज नहीं होता है। जीएसटीआर 2A तो चेंज होता है बार बार, लेकिन जीएसटीआर 2B चेंज नहीं होता है, ये स्टैटिक डॉक्यूमेंट है, और ये हर महीने मुझे रेसिपिएंट को अवेलेबल हो जाता है। इसके अंदर क्या क्या डिटेल होती है तो समझते हैं इस बात को कि ये डिटेल मुझे, मतलब मैं रेसिपिएंट हूं, मेरा जीएसटीआर 2B कब तक जनरेट होगा, मैं ये आपको बताना चाह रहा हूं। मैं रेसिपिएंट हूं, मेरा जीएसटीआर 2B कब तक जनरेट होगा। तो सुनिए, मैं रेसिपिएंट हूं, ठीक है, मेरे को आईटीसी क्लेम करनी है, और आईटीसी मेरे को जीएसटीआर 3B में क्लेम करनी है। किसको देखकर? मेरे को जीएसटीआर 2B को देखकर अपने जीएसटीआर 3B में आईटीसी क्लेम करनी है। ठीक है, तो मेरा सवाल है कि जब भी मैं अपना जीएसटीआर 3B फाइल करूंगा, उसमें मुझे आईटीसी क्लेम करनी है, और ये आईटीसी मैं वेरीफाई किससे करूंगा? जो मेरा जीएसटीआर 2B ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट है, उससे मेरे को ये आईटीसी मैच करनी होगी, मैं उतनी आईटीसी जीएसटीआर 3B में क्लेम कर पाऊंगा। ठीक है, तो मेरा ये जीएसटीआर 2B जनरेट कब होगा? अब सुनिए, मेरे जो सप्लायर्स हैं, मैं तो रेसिपिएंट हूं, मेरे जो सप्लायर्स हैं जब अपना जीएसटीआर 1 फाइल करेंगे, तो कब कब फाइल करेंगे? फॉर एग्जांपल, वो मंथली फाइलर है, मेरा सप्लायर मंथली रिटर्न फाइल करता है, जैसे उसने जुलाई का फाइल किया, तो अगर वो मंथली बेसिस पर मेरा सप्लायर रिटर्न फाइल कर रहा है, उसने जो जीएसटीआर 1 फाइल किया है, वहीं से तो डिटेल ऑटो पॉपुलेट होकर मेरे जीएसटीआर 2B में आनी है। तो
मेरा जीएसटीआर टू बी बनकर कब तक तैयार होगा? देखिए, वो मेरा सप्लायर अपना जीएसटीआर 1 कब तक फाइल करेगा? कब तक फाइल करेगा? जुलाई मंथ का है ना, तो 11 अगस्त तक फाइल करेगा। मंथ एंड से 11 दिन के अंदर, मंथ एंड से 11 दिन के अंदर जीएसटीआर 1 फाइल करना होता है। तो वो कब तक फाइल करेगा? 11 अगस्त को करेगा। ठीक है, 11 अगस्त तक उससे ड्यू डेट है, उसको करना है। ठीक है, तो मेरा जीएसटीआर टू बी इस केस में कब तक जनरेट हो जाएगा? अगले दिन से, 12 अगस्त से। ठीक है, देखिए, सप्लायर जीएसटीआर 1 11 अगस्त तक फाइल करेगा, जुलाई का। तो रेसिपिएंट को उसका जीएसटीआर टू बी कब तक तैयार होकर मिलेगा? 12 अगस्त से। ठीक है, अगर सप्लायर मंथली फाइलर है, जीएसटीआर 1 उसने मंथली फाइल किया है। ठीक है, अब सुनिए, अगर सप्लायर क्यूआरएमपी स्कीम में और वो क्वार्टरली बेसिस पर फाइल कर रहा है, तो सुनिए उस केस में अगर क्वार्टरली बेसिस पर सप्लायर जीएसटीआर 1 फाइल कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में मैंने क्या बताया, जो भी मंथ है, जैसे जुलाई मंथ है, उसका आईएफएफ फाइल होगा, अगस्त का आईएफएफ फाइल होगा, सितंबर का जीएसटीआर 1 फाइल होगा। ठीक है, तो जुलाई का जो आईएफएफ फाइल होगा, क्यूआरएमपी स्कीम में फाइल करेगा सप्लायर, तो कब तक फाइल करेगा मेरा सप्लायर? आईएफएफ जुलाई मंथ का कब तक फाइल करेगा? 13 अगस्त तक करेगा। 13 अगस्त के रात के 12 बजे तक करेगा। ठीक है, 12 बजे से पहले करेगा। और तो वो वहां से उसके सप्लायर के आईएफएफ से मुझ रेसिपिएंट का जीएसटीआर टू बी बनकर कब तक तैयार होगा? अगले दिन से। तो 14 अगस्त से मुझ रेसिपिएंट को जीएसटीआर टू बी ऑटो पॉपुलेट होके मिल जाएगा। ठीक है, अब अगस्त का वो सप्लायर अपना आईएफएफ कब तक फाइल करेगा? 13 सितंबर तक। तो मुझ रेसिपिएंट को मेरा जीएसटीआर टू बी के अंदर वो डिटेल कब तक रिफ्लेक्ट होगी? 14 सितंबर तक। ठीक है, और सितंबर का वो सप्लायर, सितंबर का देखिए, जुलाई अगस्त का वो आईएफएफ फाइल करेगा, और क्वार्टर का जो लास्ट मंथ होता है उसका जीएसटीआर 1 फाइल होता है। ठीक है, तो इस सितंबर का तो जीएसटीआर 1 फाइल होगा। वो कब तक करेगा? मंथ एंड से 13 दिन के अंदर, मतलब 13 अक्टूबर तक। 13 अक्टूबर तक सप्लायर जीएसटीआर 1 फाइल करेगा, मेरा सप्लायर 13 अक्टूबर तक अपना जीएसटीआर 1 फाइल करेगा, तो 14 अक्टूबर से मेरा जीएसटीआर टू बी जनरेट हो जाएगा। ठीक है, कुल मिलाकर बात इतनी है कि जब सप्लायर के जीएसटीआर 1 फाइल करने की डेट है लास्ट, उसके अगले दिन से रेसिपिएंट को अपना जीएसटीआर टू बी जनरेट होकर मिल जाता है। ठीक है, अब एक खास बात सुनिए, काफी लोग पता है क्या सोचते हैं, जैसे कि मेरा जीएसटीआर टू बी आया जुलाई मंथ का, तो जिन जिन सप्लायर्स ने मुझे जुलाई मंथ में सप्लाई दी होगी वो सारी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसका मतलब 1 जुलाई से 31 जुलाई तक की जो भी मैंने इनवर्ट सप्लाई ली है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी मेरे जीएसटीआर टू बी में। बट ऐसा नहीं है, सुनिए, जीएसटीआर टू बी में रेलेवेंट पीरियड की इनवर्ट सप्लाई रिफ्लेक्ट नहीं होती है, नहीं दिखती है, कट ऑफ डेट की दिखती है। अब आप बोलेंगे ये कट ऑफ डेट क्या माजरा है, तो सुनिए ये डेट क्या है? 11 अगस्त, तो 12 जुलाई से, तो कट ऑफ डेट क्या हो गई? 12 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक की जो मेरी इनवर्ट सप्लाई होंगी वो मेरे जीएसटीआर टू बी में रिफ्लेक्ट होंगी। अब इस केस में मेरे सप्लायर क्या फाइल कर रहे हैं? आईएफएफ फाइल कर रहे हैं। जुलाई का उन्होंने आईएफएफ फाइल किया, अगस्त का आईएफएफ फाइल किया, और सितंबर का तो वो जीएसटीआर 1 फाइल करते हैं। ठीक है, जो भी क्वार्टर का लास्ट मंथ होता है उसका जीएसटीआर 1 फाइल होगा, और क्वार्टर के पहले 2 महीनों का आईएफएफ फाइल होना है। ठीक है, तो ये जो ड्यू डेट थी, जैसे अगस्त की बात कर रहा हूं, अगस्त का आईएफएफ मेरे सप्लायर ने कब फाइल करने की, उसकी ड्यू डेट क्या है? 13 सितंबर। तो 14 अगस्त से लेकर 13 सितंबर तक की जो इनवर्ट सप्लाई होगी वो मेरे अगस्त मंथ के जीएसटीआर टू बी में रिफ्लेक्ट होगी। ऐसा नहीं है कि अगस्त मंथ में 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक की मेरी इनवर्ट सप्लाई दिखेगी। नो, मेरी इनवर्ट सप्लाई कौन सी दिखेगी? 14 अगस्त से लेकर 13 सितंबर तक की इनवर्ट सप्लाई मुझे मेरे अगस्त मंथ के जीएसटीआर टू बी में रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, तो ये सिस्टम है यहां पर कट ऑफ डेट्स का। तो होता क्या है, सुनिए ध्यान से, जीएसटीआर 2A के अंदर रेलेवेंट पीरियड की इनवर्ट सप्लाई रिफ्लेक्ट होती है, लेकिन जीएसटीआर 2B में कट ऑफ डेट्स की जो इनवर्ट सप्लाई होती है वो रिफ्लेक्ट होती है। समझे बात? चलिए, अब ये जो यहां हमने एग्जाम्पल के थ्रू बात की वो यहां दे रखी है और यहां दे रखी है।
अब आगे बात समझते हैं। मान लीजिए मैंने जो गुड्स इंपोर्ट किया उस पर मैंने आईजीएसटी पे किया। आपको पता है आरसीएम में आईजीएसटी मुझ इंपोर्टर ऑफ गुड्स को ही पे करना पड़ता है, ठीक है। तो उसकी डिटेल भी क्या इस जीएसटीआर 2बी में रिफ्लेक्ट होगी? यस होगी। और जो मैंने गुड्स ब्रॉट इन डीटीएफ फ्रॉम सेज यूनिट से या सेज डेवलपर से जो मैंने गुड्स खरीदा है उसकी भी डिटेल इस जीएसटीआर 2बी के अंदर रिफ्लेक्ट होगी। और सुनिए, मेरे सप्लायर ने जीएसटीआर 1 फाइल किया, उसके अंदर वो मैंने जो इनवर्ट सप्लाई ली उसकी रिपोर्टिंग करना भूल गया था। ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला। मैं रेसिपिएंट हूं, मैंने जिस सप्लायर से इनवर्ट सप्लाई ली थी, जिस इनवॉइस के थ्रू ली थी, वो इनवॉइस मेरा सप्लायर अपने जीएसटीआर 1 के अंदर बताना भूल गया। लेकिन अभी तक उसका जीएसटीआर 3बी फाइल होना बाकी है। और हमने क्या बोला कि कोई भी पर्सन जो होता है रजिस्टर्ड पर्सन, जीएसटीआर 1 के अंदर गलती रह जाए और जीएसटीआर 3बी अभी तक फाइल नहीं हुआ है तो अपने जीएसटीआर 1 के अंदर अमेंडमेंट कर सकता है। और उसके लिए वो क्या फाइल करता है? हमने क्या पढ़ा था कि जीएसटीआर 1 के अंदर अगर आपको अमेंडमेंट करना है जीएसटीआर 3बी की फाइलिंग से पहले, तो उसके लिए आपको जीएसटीआर 1A फाइल करना पड़ता है। तो मेरे सप्लायर ने मुझे जो इनवॉइस दिया था इनवर्ट सप्लाई का, उसकी रिपोर्टिंग उसने अपने जीएसटीआर 1 के अंदर नहीं की थी। फिर उस जीएसटीआर 1 को अमेंड करने के लिए उस मेरे सप्लायर ने जीएसटीआर 1A फाइल किया, तो वहां से भी जो डिटेल ऑटो पॉपुलेट होकर आएगी वो मेरे रेसिपिएंट के जीएसटीआर 2बी में रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये बात यहां हमने कंप्लीट की। ये सारी बातें वैसे हम एग्जाम्पल में पढ़ चुके हैं। कौन से एग्जाम्पल में? इस एग्जाम्पल में हम पढ़ चुके हैं। ये आप नोट कर लेना अपने रजिस्टर में, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, जीएसटीआर 2बी में पूरे मंथ की सप्लाई नहीं आती है, कट ऑफ डेट के बीच की सप्लाई आती है, ठीक है। जीएसटीआर 2A में, जीएसटीआर 2A में तो रेलेवेंट पीरियड की इनवर्ट सप्लाई की डिटेल आती है, लेकिन जीएसटीआर 2बी में कट ऑफ डेट जो कि हमने बोला यहां से यहां तक, यहां से यहां तक की सप्लाई रिफ्लेक्ट होती है जीएसटीआर 2बी में, ठीक है। बात समझ आ गई होगी। और उधर जो रेसिपिएंट होता है उसका जीएसटीआर 2बी कब तक जनरेट होता है वो भी हमने बात समझ ली थी। तो ये सारी बातें यहां थ्योरी के फॉर्म में दे रखी हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि जुलाई का जीएसटीआर 2बी जनरेट कब होके मिलेगा रेसिपिएंट को? 14 अगस्त तक। अगस्त का कब तक मिलेगा? 14 सितंबर तक। और सितंबर का कब मिलेगा रेसिपिएंट को अपना जीएसटीआर 2बी? 14 अक्टूबर से मिलना शुरू हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं समरी रिटर्न की। समरी रिटर्न अंडर सेक्शन 39 सबसेक्शन 1 जो कि जीएसटीआर 3बी कहलाता है। जीएसटीआर 3बी। तो जीएसटीआर 3बी किसको फाइल करना होता है? देखिए, जो लोग जीएसटीआर 1 फाइल करते हैं ना उनको जीएसटीआर 3बी भी फाइल करना पड़ता है। तो सेम बात, जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है इंक्लूडिंग सीटीपी, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, उनको जीएसटीआर 3बी फाइल करना पड़ता है। और ये एक तरीके से समरी रिटर्न है। लेकिन ये कुछ लोगों को फाइल नहीं करना पड़ता है। आपके जो जीएसटीआर 1 के एक्सेप्शन थे वही सेम टू सेम जीएसटीआर 3बी के भी एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? आईएसडी तो 3बी फाइल नहीं करना है। एनआरटीपी, कैजुअल कंपोजिशन सप्लायर या टीडीएस डिडक्टर, टीसीएस कलेक्टर, इनको जीएसटीआर 3बी फाइल नहीं करना है। और सप्लायर ऑफ ओआईडीआर सर्विसेज, इनको भी जीएसटीआर 3बी फाइल नहीं करना है। और अब सुनिए, जीएसटीआर 3बी की फाइल करने की ड्यू डेट क्या है? इसमें दो बातें, एक तो मंथली सिस्टम है और एक क्यूआरएमपी स्कीम क्वार्टरली सिस्टम है। तो मंथली जीएसटीआर 3बी कब तक फाइल करना होगा? अगले महीने की 20 तारीख तक, ठीक है। तो जैसे जुलाई महीना है, जुलाई मंथ का जीएसटीआर 3बी कब तक फाइल करना है? 20 अगस्त तक करना है। तो 20 अगस्त सक्सीडिंग मंथ के 20 तारीख तक करना है मंथली जीएसटीआर 3बी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात समझते हैं जिस पर एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं इस चैप्टर से। क्यूआरएमपी स्कीम। क्यूआरएमपी स्कीम क्या है? तो क्यूआरएमपी का फुल फॉर्म क्या है? क्वार्टरली रिटर्न, मंथली पेमेंट। गवर्नमेंट क्या बोलती है, आप रिटर्न भले ही क्वार्टरली बेसिस पर फाइल करो लेकिन टैक्स का पैसा तो हमको मंथली बेसिस पर मिल जाना चाहिए, ठीक है। तो क्यूआरएमपी स्कीम गवर्नमेंट ने निकाली। अब सुनिए, ये ऑप्शनल स्कीम है, ये ऑप्शनल स्कीम है। इसका ऑप्शन एक्सरसाइज करना पड़ता है तभी ये स्कीम अवेलेबल हो पाती है। और ये स्कीम अवेलेबल होने की कुछ कंडीशंस हैं, वो फुलफिल करेंगे तो ये स्कीम आपको मिलेगी। तो जो स्मॉल टैक्स पेयर हैं
उनकी जरूरत को ध्यान में रखते हुए ये क्यूआरएमपी स्कीम बनाई गई है। स्मॉल टैक्स पेयर्स का क्या कहना है, हम हर महीने रिटर्न फाइल नहीं कर सकते, हमसे टैक्स का पैसा हर महीने ले लो, लेकिन रिटर्न फाइल हम क्वार्टरली बेसिस पर करना चाहते हैं। तो अगर उनका एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर ऑल ओवर इंडिया बेसिस वाला, एग्रीगेट टर्नओवर ओवर इंडिया बेसिस वाला, और वो भी किस ईयर का, इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का, उनका इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर, एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का, पूरे इंडिया का पैन बेसिस वाला, अगर अगर 5 करोड़ तक ही है, 5 करोड़ से ज्यादा नहीं है, 5 करोड़ तक ही है, वो ही क्यूआरएमपी स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं। ये ऑप्शनल स्कीम है। तो इसमें क्या होगा, इनका जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B क्वार्टरली बेसिस पर फाइल होगा और टैक्स पेमेंट तो मंथली रहेगा। अब एक खास बात, ये जो क्यूआरएमपी स्कीम है ये पैन वाइज नहीं है, ये जीएसटीएन वाइज है। मैंने क्या बोला सुनिए, मान लो मैं एक सप्लायर हूं और मेरी ऑल ओवर इंडिया मान लीजिए 4 ब्रांचेस हैं, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब में, ठीक है। तो मेरे 4 जीएसटीएन होंगे, क्योंकि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन स्टेट वाइज होता है। तो सुनिए मेरे इस केस में मान लीजिए 4 रजिस्ट्रेशन हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं सिर्फ राजस्थान वाली ब्रांच के लिए मैं क्यूआरएमपी स्कीम ऑप्ट करना चाहता हूं, बाकी ब्रांचेस के लिए नहीं करना चाहता? यस, ऐसा अलाउड है। तो क्यूआरएमपी स्कीम जीएसटीएन वाइज है, वो पैन वाइज नहीं है। तो मेरे सेम पैन पर कुछ जो जीएसटीएन है वो क्या क्यूआरएमपी स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं? यस कर सकते हैं, बाकी नहीं करना चाहते तो नहीं मिलेगी उनके लिए ये स्कीम। अब समझते हैं हम क्या कंडीशंस फुलफिल करनी होगी कि हमें क्यूआरएमपी स्कीम मिल जाए। तो क्यूआरएमपी स्कीम लेने के लिए कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ती हैं। रजिस्टर्ड पर्सन के प्रीसीडिंग मंथ के रिटर्न फाइल होनी चाहिए, प्रीसीडिंग मंथ के रिटर्न फाइल होनी चाहिए। जिस दिन भी वो क्यूआरएमपी स्कीम लेने का ऑप्शन एक्सरसाइज करना चाह रहा है उसके प्रीसीडिंग मंथ का रिटर्न फाइल होना चाहिए। जैसे अभी क्यूआरएमपी स्कीम लेगा तो क्वार्टरली बेसिस पे रिटर्न फाइल कर रहा है, अब इससे पहले तो वो मंथली बेसिस पे फाइल कर रहा था ना, तो उसके प्रीसीडिंग मंथ का रिटर्न फाइल होना चाहिए। जैसे सपोज वो जुलाई टू सितंबर क्वार्टर के लिए क्यूआरएमपी स्कीम ऑप्ट करना चाहता है, तो जून मंथ का उसका जून मंथ के उसके रिटर्न फाइल होने चाहिए। तो जून मंथ के जो रिटर्न उसका ड्यू होता है 20 जुलाई को जीएसटीआर 3B, वो उसका फाइल होना चाहिए। कुल मिलाकर क्यूआरएमपी स्कीम ऑप्ट करनी है तो प्रीसीडिंग पीरियड के आपके रिटर्न फाइल होने चाहिए, नहीं तो आपको क्यूआरएमपी स्कीम का ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करने दिया जाएगा। अब अगर आपको क्यूआरएमपी स्कीम चाहिए तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये मतलब कहने का मतलब ये ऑप्शन आपको कैसे एक्सरसाइज करना है। तो आपको अपनी प्रेफरेंस बतानी होगी कि हम ये ऑप्शन एक्सरसाइज करना चाहते हैं, क्वार्टरली बेसिस पर क्यूआरएमपी स्कीम में जाना चाहते हैं, आपको अपना ये ऑप्शन बताना पड़ेगा। कब तक ये ऑप्शन एक्सरसाइज आपको कब तक करना पड़ेगा? प्रीसीडिंग क्वार्टर के सेकंड मंथ, प्रीसीडिंग क्वार्टर के सेकंड मंथ के फर्स्ट डे से आपका ये ऑप्शन खुलेगा। जैसे जैसे जुलाई टू सितंबर क्वार्टर के लिए मैं क्यूआरएमपी स्कीम में जाना चाहता हूं, जुलाई टू सितंबर वाले क्वार्टर के लिए मैं क्यूआरएमपी स्कीम में जाना चाहता हूं, तो प्रीसीडिंग क्वार्टर क्या हुआ? अप्रैल, मई, जून, ठीक है। तो उसका जो सेकंड मंथ है मतलब मई मंथ के फर्स्ट डे से, मतलब मेरे 1 मई से ये ऑप्शन खुल जाएगा। तो सुनिए, अगर मैं जुलाई टू सितंबर क्वार्टर के लिए क्यूआरएमपी स्कीम में जाना चाह रहा हूं तो 1 मई से ये ऑप्शन खुल जाएगा प्रीसीडिंग क्वार्टर के सेकंड मंथ के फर्स्ट डे से, ठीक है। और ये ऑप्शन खुला कब तक रहेगा? ये ऑप्शन खुला कब तक रहेगा? उस रेलेवेंट क्वार्टर के जुलाई टू सितंबर के फर्स्ट मंथ के लास्ट डे तक। तो जुलाई टू सितंबर वाला क्वार्टर, उसके लिए मैं क्यूआरएमपी स्कीम ऑप्ट करना चाहता हूं, तो जुलाई महीना मतलब उस रेलेवेंट क्वार्टर का फर्स्ट मंथ का लास्ट डे मतलब 31 जुलाई, ठीक है। अब सुनिए बातों को सिंप्लीफाई करके एक एग्जांपल से बात करते हैं ना। देखो, आज अगर मैं क्यूआरएमपी स्कीम ऑप्ट करना चाहता हूं जुलाई टू सितंबर क्वार्टर के लिए, तो मैं ऑप्ट कब तक कर सकता हूं? ऑप्ट इन कब तक हो सकता है? मैंने बोला प्रीसीडिंग क्वार्टर के सेकंड मंथ के फर्स्ट डे से मतलब 1 मई से, और कब तक? जो मेरा जिस मंथ के लिए मैं क्यूआरएमपी स्कीम चाहता हूं उसके फर्स्ट मंथ के लास्ट डे तक, तो 31 जुलाई तक, ठीक है। अब अगर मेरे को ऑप्ट आउट करना है, अगर मेरे को क्यूआरएमपी स्कीम से निकलना है,
तो भी यही सिस्टम है। मान लीजिए अप्रैल से जून वाले मंथ में मेरे क्यूआरएमपी स्कीम में हूं मैं, लेकिन मैं जुलाई से चाहता हूं कि क्यूआरएमपी स्कीम से आउट हो जाऊं, तो मेरे को ये ऑप्शन कब तक एक्सरसाइज ऑप्ट आउट कब तक करना है, वही सेम 1 मई से लेकर 31 जुलाई तक मैं ऑप्ट आउट कर सकता हूं क्यूआरएमपी स्कीम से। ठीक है, तो अगर मैंने एक बार क्यूआरएमपी स्कीम का ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया है तो मैं कंटिन्यूस में बना रहूंगा। हर क्वार्टर के लिए मेरे को बार बार ऑप्शन एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर अगर मैं क्यूआरएमपी स्कीम की कंडीशंस फुलफिल नहीं कर रहा हूं, मैं इनएलिजिबल हो गया हूं, तो फिर क्यूआरएमपी स्कीम हट जाएगी। और दूसरा केस, अगर मैं ऑप्ट करता हूं खुद चला के कि नहीं नहीं मैं तो क्यूआरएमपी स्कीम से ऑप्ट आउट कर रहा हूं, तो उस केस में भी मुझ पर से क्यूआरएमपी स्कीम हट जाएगी। अब कुछ केसेस में क्यूआरएमपी स्कीम अपने आप हट जाएगी। देखिए, क्यूआरएमपी स्कीम है स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा का नहीं है। अब टर्नओवर अगर 5 करोड़ से एक्सीड हो गया तो क्या क्यूआरएमपी स्कीम अपने आप हट जाएगी? हाँ, हट जाएगी, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट ने स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए डिजाइन की है। तो अगर मेरा एग्रीगेट टर्नओवर ऑल ओवर इंडिया बेसिस वाला अगर एक्सीड हो गया 5 करोड़ से, तो सुनिए, अब एक स्टूडेंट ने एक बार मुझसे बहुत इंटरेस्टिंग बात पूछी कि वो बात मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। सुनिए सुनिए उसने बोला सर मेरा रनिंग क्वार्टर चल रहा है सपोज जुलाई टू सितंबर, और उसमें क्या हुआ, मेरा एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ को एक्सीड हो गया, तो मैं अब क्यूआरएमपी स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं हूं। लेकिन क्या, जैसे उसने एग्जांपल दिया सर मेरा रनिंग क्वार्टर चल रहा है जुलाई टू सितंबर और 10 सितंबर को मेरा एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से एक्सीड हो गया, तो क्या मिड ऑफ द क्वार्टर से मेरे लिए ये स्कीम हट जाएगी क्यूआरएमपी स्कीम? नहीं, आपके लिए कंटिन्यू बनी रहेगी, ये पूरा क्वार्टर क्यूआरएमपी स्कीम कंटिन्यू रहेगी आपके लिए। तो कब से हटेगी सर? ये क्यूआरएमपी स्कीम आपके अगले क्वार्टर से हटेगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जिस दिन से टर्नओवर 5 करोड़ से एक्सीड हुआ उस दिन से ही क्यूआरएमपी स्कीम हट जाएगी। नहीं नहीं, उस सेम क्वार्टर में तो उस क्वार्टर एंड तक तो आप पर क्यूआरएमपी स्कीम बनी रहेगी, अगले क्वार्टर से हटेगी आप पर से क्यूआरएमपी स्कीम। तो सक्सीडिंग क्वार्टर आपका इस केस में शुरू कब से होगा? 1 अक्टूबर से शुरू होगा, तब से आप पर से क्यूआरएमपी स्कीम हट जाएगी। ठीक है, समझे बात? ऐसा नहीं है कि 5 करोड़ से एक्सीड हुआ और क्यूआरएमपी स्कीम हट गई, वो सेम क्वार्टर में तो कंटिन्यू बनी रहेगी क्यूआरएमपी स्कीम, अगले क्वार्टर से हटेगी। बात समझ आ गई होगी। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो ये बात यहां दे रखी थी। अब मैंने क्या बोला, क्यूआरएमपी स्कीम में होना तो आपको जीएसटीआर 3B कब तक फाइल करना होगा? अब देखिए, क्यूआरएमपी स्कीम में जो रजिस्टर्ड है उनके लिए जीएसटीआर 1 फाइल करने का टाइम क्या है? 13 तारीख। ठीक है, 13 तारीख तक, अगले महीने की 13 तारीख तक। लेकिन जीएसटीआर 3B का फाइल करने का टाइम क्या है? स्टूडेंट इन जनरल इस बात पे कंफ्यूज होते हैं कि क्यूआरएमपी स्कीम जीएसटीआर 1 के लिए भी है, जीएसटीआर 3B के लिए भी है। अरे ठीक है ना, गवर्नमेंट ने बोला है ना कि आपको जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B क्वार्टरली बेसिस पे फाइल करना है, टैक्स पेमेंट मंथली करना है। तो जीएसटीआर 1 और 3B आपको क्वार्टरली बेसिस पर फाइल करना है। अब उनकी ड्यू डेट्स में को याद करने में आपको क्या दिक्कत आती है, वो दिक्कत दूर कर देते हैं। ये नोट करिए आप, ये चार्ट नोट कर लीजिए आप। क्यूआरएमपी स्कीम है तो आपको क्या फाइल करना है? अपनी आउटवर्ड सप्लाई का रिटर्न अलग फाइल करना है और अपने जीएसटीआर 3B अलग फाइल करनी है। ठीक है, तो सपोज जुलाई 1 का आपको, जुलाई टू सितंबर वाला क्वार्टर है, आपको आईएफएफ फाइल करना है अपने आउटवर्ड सप्लाई का, फिर अगस्त का आईएफएफ फाइल करना है और सितंबर का जीएसटीआर 1 फाइल होना है। ठीक है, अब कब तक फाइल होना है? अगले महीने की 13 तारीख तक। ठीक है, तो जुलाई का 13 अगस्त तक, अगस्त का 13 सितंबर तक, सितंबर का 13 अक्टूबर तक। ठीक है, ये तो आपको अपनी आउटवर्ड सप्लाई के रिटर्न फाइल करने हैं। अब जीएसटीआर 3B उसकी फाइलिंग कैसे होगी? सुनिए, जीएसटीआर 3B आपको क्वार्टरली बेसिस पर फाइल करना है। ठीक है, लेकिन मैंने क्या बोला, क्यूआरएमपी स्कीम में हो तो टैक्स पेमेंट मंथली होगा, तो जुलाई का आपको टैक्स कब तक पे करना है? 25 अगस्त तक। अगस्त का कब तक पे करना है टैक्स? 25 सितंबर तक। लेकिन सितंबर का ध्यान से सुनो, सितंबर का टैक्स पेमेंट 25 अक्टूबर तक नहीं करना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसका टैक्स पेमेंट भी करना है और जीएसटीआर 3B भी फाइल करना है।
ठीक है, तो इस जीएसटीआर 3B के अंदर क्या तीनों महीनों की डिटेल आएगी? जुलाई, अगस्त, सितंबर, तीनों महीनों की डिटेल आएगी? यस आएगी। और वो जीएसटीआर 3B और टैक्स पेमेंट, देखिए यहां आप जुलाई का टैक्स पेमेंट कर चुके हो 25 अगस्त तक, और अगस्त का 25 सितंबर तक कर चुके हो, टैक्स तो पेड हो गया। लेकिन सितंबर का टैक्स कब तक पे करना है, और इस क्वार्टर का, जुलाई टू सितंबर पूरे क्वार्टर का आपको जीएसटीआर 3B कब तक फाइल करना है, हम पढ़ेंगे। कुछ स्टेट्स के लिए, कुछ यूनियन टेरिटरीज के लिए है आपके सक्सीडिंग क्वार्टर के अगला जो महीना आएगा, ठीक है, मतलब आपका जो अगला क्वार्टर आएगा उसमें आपको 20 तारीख नहीं, 22 तारीख और 24 तारीख तक फाइल कर लेना है। कुछ स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज के लिए 22 तारीख है, कुछ के लिए 24 तारीख है, अपने राजस्थान के लिए 24 तारीख है। ठीक है, तो ये जीएसटीआर 3B की ड्यू डेट क्या है, वो उस क्वार्टर के एंड के बाद फाइल होगा, अगले महीने की 22 तारीख या 24 तारीख तक। जैसे जुलाई टू सितंबर का है ना, तो वो 22 अक्टूबर या 24 अक्टूबर तक फाइल होना है। कौन से क्वार्टर वाला? जुलाई टू सितंबर वाला कब तक फाइल होना है? 22 तारीख और 24 तारीख अक्टूबर की, तब तक फाइल करना है। ठीक है, तो ये डेट्स क्या है ये आपको दे रखी है, ये गवर्नमेंट ने अलग अलग स्टेट्स के लिए बताई है जीएसटीआर 3B के लिए। तो अगर आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है इन स्टेट्स में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश वगैरह में, या यूनियन टेरिटरीज हैं आपके दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नागर हवेली और पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप, तो इसमें क्या करना होगा? सक्सीडिंग क्वार्टर के कब तक? सक्सीडिंग क्वार्टर के एंड से 22 तारीख तक आपको फाइल करना है। तो जुलाई टू सितंबर वाले क्वार्टर का कब तक करना है? 22 अक्टूबर तक करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखें। जैसे गुजरात और महाराष्ट्र के लिए तो 22 तारीख है। ठीक है, लेकिन आगे हम समझते हैं नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, सिक्किम, उत्तराखंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, आसाम, वेस्ट बंगाल, झारखंड और उड़ीसा वगैरह के लिए, और यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख और चंडीगढ़ और दिल्ली वगैरह के लिए 24 तारीख है। तो आप इस तरीके से ध्यान रखें कि जैसे राजस्थान और दिल्ली वगैरह के लिए क्या है, क्वार्टर एंड से, जैसे जुलाई अगस्त सितंबर वाला क्वार्टर एंड हुआ तो 24 अक्टूबर तक आपको जीएसटीआर 3B फाइल करना है। तो जुलाई का तो सिर्फ टैक्स पेमेंट करोगे, अगस्त का सिर्फ टैक्स पेमेंट करोगे, और सितंबर मंथ का आप टैक्स पेमेंट भी करोगे इसी डेट तक, और 3B भी फाइल करोगे इसी डेट तक। ठीक है, उस केस में अगले महीने की 25 तारीख नहीं है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि जैसे मैंने ये बोला कि इस केस में आपको टैक्स पे करना है अगले महीने की 25 तारीख तक, लेकिन इस केस में आपको क्या बोला? क्वार्टर एंड से अगले महीने 22 तारीख या 24 तारीख तक आपको टैक्स पेमेंट भी करना है और जीएसटीआर 3B भी फाइल करना है। चलिए अब आगे बात करते हैं। जीएसटीआर 3B समरी रिटर्न है, इसके अंदर इनवॉइस वाइज डिटेल नहीं जाएगी, तो इसको दो पार्ट में हमने बांट दिया है। एक तो है इसकी बेसिक डिटेल, एक तो है इसकी बेसिक डिटेल, आपका जीएसटीआर नंबर क्या है, आपका लीगल नेम क्या है, ईयर कौन सा है या मंथ या क्वार्टर कौन सा है, ये तो बेसिक डिटेल है। अब इसके अलावा जीएसटीआर 3B के अंदर आपको अपने आउटवर्ड सप्लाई की समराइज डिटेल देनी है, और ऐसी इनवर्ट सप्लाई जिस पर आरसीएम में आपको ही टैक्स देना है वो भी आपको अपने जीएसटीआर 3B में बताना होगा, इनवॉइस वाइज डिटेल नहीं देनी है। ठीक है, और अपनी इंटर स्टेट सप्लाई जो आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन को की है या कंपोजिशन पर्सन को की है या यूआईएन होल्डर्स को की है, आपकी ये आउटवर्ड सप्लाई जो इंटर स्टेट में आपने दी है, दूसरे स्टेट में दी है, उनकी भी डिटेल समराइज्ड फॉर्म में चाहिए, एक एक इंडिविजुअल इनवॉइस की डिटेल नहीं चाहिए। और आपकी एलिजिबल आईटीसी कितनी है, इनएलिजिबल आईटीसी कितनी है, वो भी आपको इसी जीएसटीआर 3B में बतानी है। इसके अलावा आपकी कोई इनवर्ट सप्लाई है जो एग्जेम्प्ट है या निल रेटेड है या वो जीएसटी में नॉट टैक्सेबल है, आपने टैक्स पेमेंट कितना किया, इंटरेस्ट लेट फीस अदर अमाउंट कितना पे किया, और आपको टीडीएस और टीसीएस की क्रेडिट कितनी मिलनी है, ये सब बातें आपको जीएसटीआर 3B में बतानी पड़ेंगी। अब अगर इसमें मिस्टेक हो जाए तो जीएसटीआर 3B को रिवाइज करने का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अभी मान लीजिए इस टैक्स पीरियड के जीएसटीआर 3B में आपसे मिस्टेक हो गई और आपको किसी सब्सिक्वेंट पीरियड में वो मिस्टेक का पता पड़ा, तो वो सब्सिक्वेंट पीरियड का जब आप जीएसटीआर 3B फाइल करेंगे उसमें रेक्टिफिकेशन करेंगे।
ठीक है, तो रेक्टिफिकेशन कब करेंगे? कोई एरर और ओमिशन रह गई जीएसटीआर 3B की फाइलिंग में और सब्सिक्वेंट टैक्स पीरियड में उस मिस्टेक का, एरर और ओमिशन का पता पड़ा, तो जब भी वो डिस्कवर हुई, जब भी वो एरर और ओमिशन डिस्कवर हुई, उस टैक्स पीरियड का जब जीएसटीआर 3B फाइल होगा, एट दैट टाइम उसमें हम रेक्टिफिकेशन करेंगे। ठीक है, और अगर उसकी वजह से कोई इंक्रीमेंटल टैक्स बन रहा है तो वो पे किया जाएगा, वो टैक्स तो पे करना ही है, अलॉन्ग विद इंटरेस्ट भी पे करना है। अगर उस एरर और ओमिशन की वजह से शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स और इंटरेस्ट हुआ तो वो इंक्रीमेंटल टैक्स और इंक्रीमेंटल इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। लेकिन ये रेक्टिफिकेशन आप लास्ट टू लास्ट कब तक कर सकते हैं? तो लास्ट टू लास्ट वो रेस्पेक्टिव फाइनेंशियल ईयर एंड के 30 नवंबर तक या उस रेलेवेंट ईयर के एनुअल रिटर्न की एक्चुअल फाइलिंग तक, इन दोनों में से जो भी अर्लियर है तब तक ही आप रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। देखिए, जीएसटी में रिवाइज रिटर्न करने का ऑप्शन नहीं है। आप सब्सिक्वेंट पीरियड का जब जीएसटीआर 3B फाइल करेंगे उसमें आप प्रीसीडिंग टैक्स पीरियड में अगर कोई एरर और ओमिशन रह गया है तो उसका करेक्शन सब्सिक्वेंट टैक्स पीरियड में ही आपको करना पड़ेगा। समझे बात? अब एक बात समझते हैं, आपका प्रीवियस टैक्स पीरियड का जीएसटीआर 1 या जीएसटीआर 3B जब तक आपके प्रीवियस टैक्स पीरियड का फाइल नहीं है, आप करंट टैक्स पीरियड का जीएसटीआर 3B फाइल नहीं कर सकते। अब सुनते हैं हम कंपोजिशन सप्लायर के बारे में। कंपोजिशन सप्लायर को पता है कि क्वार्टरली टैक्स स्टेटमेंट फाइल करना पड़ता है CMP 08 और एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ता है GSTR 4। तो कंपोजिशन सप्लायर की बात करते हैं। जो पर्सन सेक्शन 10(1) या 10(2)A वाली कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड है उनको CMP 08 फाइल करना होगा और एनुअल बेसिस पर एनुअल रिटर्न GSTR 4 फाइल करना होगा। ठीक है, अब इस GSTR 4 के अंदर CMP 08 के अंदर तो टैक्स पेमेंट करना है और आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल बतानी है। ठीक है, मतलब सेल्स की डिटेल बतानी है, लेकिन GSTR 4 के अंदर आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल तो देनी ही है, इनवर्ड सप्लाई की भी डिटेल जाएगी। अब सुनिए, आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल आप कंसोलिडेटेड बेसिस पे दे सकते हो, लेकिन इनवर्ड सप्लाई की डिटेल आपको इनवॉइस वाइज देनी पड़ेगी। दोबारा सुनिए मैंने क्या बोला, GSTR 4 के अंदर आप आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल कंसोलिडेटेड बेसिस पे दे सकते हैं, लेकिन इनवर्ड सप्लाई की डिटेल आपको इनवॉइस वाइज देनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए तो पहले बात करता हूं मैं GSTR 8 की। वो कब तक फाइल करना होता है? वो क्वार्टरली बेसिस पर फाइल होता है और रेस्पेक्टिव क्वार्टर एंड से 18 तारीख तक फाइल करना होता है। ठीक है, अब तो ये बेसिकली CMP 08 है क्या? टैक्स पेमेंट का स्टेटमेंट है। ठीक है, तो रजिस्टर्ड पर्सन अपनी टैक्स लायबिलिटी, टैक्स इंटरेस्ट सब इससे डिस्चार्ज करेगा, इससे ऑफसेट करेगा अपनी लायबिलिटी। और सुनिए, कंपोजिशन सप्लायर का जीएसटी की पोर्टल पर सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर मेंटेन होता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर मेंटेन नहीं होता है। क्यों नहीं मेंटेन होता है? कंपोजिशन सप्लायर को आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलता है, तो इस वजह से जीएसटी की पोर्टल उसका सिर्फ कंपोजिशन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर तैयार करती है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर नहीं। ठीक है, और इस कंपोजिशन सप्लायर को GSTR 4 फाइल करना होगा। तो GSTR 4 एनुअल रिटर्न है, एनुअल बेसिस पर फाइल होगा। कब तक? उस रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर एंड से 30 जून तक। पहले ये 30 अप्रैल हुआ करता था, लेकिन अमेंडमेंट हो गया 30 जून तक। तो इस तरीके से कंपोजिशन सप्लायर को क्वार्टरली बेसिस पर CMP 08 फाइल करना होता है और एनुअल बेसिस पर एनुअल रिटर्न फाइल करना होता है GSTR 4। चलिए, अब इस GSTR 4 के अंदर मैंने बोला इनवर्ड सप्लाई तो आपको इनवॉइस वाइज इंडिविजुअली रिपोर्ट करनी पड़ती है, चाहे इंटर स्टेट है चाहे इंट्रा स्टेट इनवर्ड सप्लाई है, चाहे और रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड पर्सन किसी से भी ली है। और ऐसी इनवर्ड सप्लाई जिसपे RCM में टैक्स देना है, RCM वाला टैक्स कंपोजिशन सप्लायर को भी फुल रेट से देना पड़ता है, उसकी भी रिपोर्टिंग GSTR 4 के अंदर वो करे। और अगर उसने कोई सर्विस इंपोर्ट की है उसकी भी रिपोर्टिंग। इसके अलावा उसने चारों क्वार्टर में जो CMP 08 फाइल किया है उसमें अपनी सेल्फ एसेस लायबिलिटी बताई है, उसकी भी समरी वो GSTR 4 के अंदर बताएगा। ठीक है, मतलब CMP 08 की समरी GSTR 4 के अंदर जाएगी। और इसके अलावा आउटवर्ड सप्लाई और इनवर्ड सप्लाई जिसपे RCM एप्लीकेबल है वो उसको टैक्स रेट वाइज बताना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आउटवर्ड सप्लाई है कि 5% वाली कितनी है, 12% वाली कितनी है, 18% वाली कितनी है, वो उसको टैक्स रेट वाइज बताना पड़ेगा। ठीक है, और
इसके अलावा जो आउटवर्ड सप्लाई है उसकी कंसोलिडेटेड डिटेल देनी पड़ेगी, मतलब इनवॉइस वाइज डिटेल नहीं देनी पड़ेगी। और ये बात मैंने पहले ही बता दी थी कि जीएसटी की पोर्टल कंपोजिशन सप्लायर के लिए इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर मेंटेन नहीं करती, उसका सिर्फ कैश लेजर ही मेंटेन करती है। और इसको आउटवर्ड सप्लाई कंसोलिडेटेड बेसिस पर बतानी होगी। और इसके अलावा ये भी बात बता दी थी कि कंपोजिशन सप्लायर हूं सपोज मैं, और जिन सप्लायर से मैंने परचेस किया है, इनवर्ट सप्लाई ली है, वो जब अपना GSTR-1 फाइल करेंगे या IFF वो लोग जब फाइल करेंगे, तो मुझ कंपोजिशन सप्लायर को वो इनवर्ट सप्लाई कहां रिफ्लेक्ट होगी, मेरे GSTR-4A में वो ऑटो पॉपुलेट होकर आएगी। ठीक है, चलिए अब एक बात हमने पढ़ी थी, कंपोजिशन स्कीम जब हमने पढ़ी थी तब एक बात समझी थी हमने, क्या समझी थी कि अगर कोई पर्सन रेगुलर स्कीम से कंपोजिशन स्कीम में आना चाहता है, मतलब वो पहले रेगुलर स्कीम में था, अब कंपोजिशन स्कीम में आना चाहता है। देखिए, कंपोजिशन स्कीम मिड ऑफ द ईयर से तो नहीं मिलती, वो अगले फाइनेंशियल ईयर के 1 अप्रैल से मिलती है। तो जो लोग रेगुलर स्कीम में चल रहे हैं और कंपोजिशन स्कीम में आना चाहते हैं, उनको अगले फाइनेंशियल ईयर के 1 अप्रैल से ये कंपोजिशन स्कीम मिल सकती है। तो पहले वो रेगुलर स्कीम में थे, अब कंपोजिशन स्कीम में आ गए, तो जितने पीरियड के लिए भी वो रेगुलर स्कीम में रजिस्टर्ड थे, उनको उस पास्ट पीरियड का GSTR-1 और GSTR-3 भी फाइल करना पड़ेगा। कब तक फाइल करना पड़ेगा? नेक्स्ट फाइनेंस, लास्ट टू लास्ट डेट क्या है? नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के 20 अक्टूबर तक। और उस प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के एनुअल रिटर्न फाइल करने की जो एक्चुअल डेट है, एक्चुअल फाइलिंग तक उनको पास्ट पीरियड के GSTR-1 और GSTR-3 भी फाइल करने पड़ेंगे। इन दो पैरामीटर्स में से जो भी अर्लियर इवेंट है एट दैट टाइम, उनको पास्ट पीरियड के GSTR-1 और GSTR-3 भी फाइल करने ही पड़ेंगे। ठीक है, अब एक बात समझते हैं कि अब वो कंपोजिशन स्कीम में आ गया ना, तो उसको ITC, इनपुट टैक्स क्रेडिट, अगर उसके पास पड़ी भी है तो उसकी लैप्स हो जाती है। ये बात हम कंपोजिशन स्कीम में समझ चुके हैं। अच्छा, अब इसका रिवर्स समझते हैं। कोई पर्सन पहले कंपोजिशन स्कीम में था, अब रेगुलर स्कीम में आना चाहता है, ऐसा मिड ऑफ द ईयर में भी अलाउड है, क्योंकि रेगुलर स्कीम में ज्यादा टैक्स बनता है ना, तो गवर्नमेंट मिड ऑफ द ईयर में भी उसको कंपोजिशन स्कीम से रेगुलर स्कीम में आना अलाउ कर देती है। ठीक है, तो पहले वो कंपोजिशन स्कीम में था, तो उस पास्ट पीरियड के उसको CMP-08 या GSTR-4 फाइल करना ही पड़ेगा क्या? यस, करना ही पड़ेगा। तो उसकी डेट्स क्या है? अरे CMP-08 की डेट क्या है? रेलेवेंट क्वार्टर एंड से 18 दिन के अंदर। और वो जो GSTR-4 एनुअल रिटर्न है, वो फाइनेंशियल ईयर एंड से 30 जून तक उसको फाइल करना ही पड़ेगा। कहने का मतलब पास्ट पीरियड के रेलेवेंट रिटर्न तो फाइल करने ही पड़ेंगे, चाहे रेगुलर स्कीम से कंपोजिशन स्कीम में आओ, चाहे कंपोजिशन स्कीम से रेगुलर स्कीम में आओ, आपको पास्ट पीरियड के रेलेवेंट रिटर्न तो फाइल करने ही पड़ेंगे। चलिए, अब बात करते हैं NRTP की, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। इनको GSTR-5 मंथली बेसिस पर फाइल करना होता है। इसके अंदर ये आउटवर्ड सप्लाई, इनवर्ड सप्लाई दोनों की डिटेल इनको इनकॉर्पोरेट करनी पड़ती है। ये इनको GSTR-5 NRTP को कब तक फाइल करना होगा? तो ये मंथली बेसिस पे होता है ना, तो उस रेस्पेक्टिव मंथ के एंड से 13 तारीख तक फाइल करना होगा इन जनरल। लेकिन NRTP बहुत ही लिमिटेड पीरियड के लिए रजिस्ट्रेशन लेते हैं, तो अगर उनका रजिस्ट्रेशन का वैलिडिटी पीरियड एक्सपायर हो रहा है, तो उसके लास्ट डेट से 7 दिन के अंदर इन दोनों पैरामीटर्स में से जो भी अर्लियर इवेंट है एट दैट टाइम तक इस NRTP को अपना GSTR-5 मंथली बेसिस पर फाइल करना होगा। और इसके अंदर वो सब बताएगा, टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फीस, अदर अमाउंट क्या पेबल है, वो इस GSTR-5 के अंदर बताएगा। अब बात करते हैं GSTR-7 की, जो TDS डिडक्टर को फाइल करना होता है। तो TDS डिडक्टर को मंथली बेसिस पर GSTR-7 फाइल करना होगा। और क्या निल का भी फाइल करना होगा? किसी पर्टिकुलर मंथ में इस TDS डिडक्टर ने कोई TDS डिडक्ट नहीं किया, तो क्या निल का भी फाइल करना होगा? पहले ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन अब अमेंडमेंट हो गया है, और इसमें क्या बोला कि अगर किसी पर्टिकुलर मंथ में TDS डिडक्टर ने कोई TDS डिडक्ट नहीं किया, तो भी उसको निल का भी GSTR-7 फाइल करना होगा मंथली बेसिस पर। अब कब तक फाइल करना होता है ये GSTR-7 मंथली बेसिस पर? अगले महीने की 10 तारीख तक। अच्छा, ये TDS भी डिपॉजिट कराना है अगले महीने की 10 तारीख तक, और ये GSTR-7 भी फाइल करना है अगले महीने की 10 तारीख तक। मतलब TDS डिपॉजिट की भी डेट और रिटर्न फाइल GSTR-7 की भी डेट अगले महीने की 10 तारीख तक है। ठीक है, और निल वाला भी, उसके लिए भी यही डेट है। अच्छा, अब एक बात समझते हैं। TDS डिडक्टर ने मंथली GSTR-7 फाइल कर दिया,
तो जो टीडीएस डिडक्टी है उसको ये डिटेल इलेक्ट्रॉनिकली अवेलेबल हो जाएगी क्या कि टीडीएस डिडक्टर ने उसका कितना टीडीएस काटा है। यस, ये डिटेल उसको अवेलेबल हो जाएगी। अच्छा, ये डिडक्टी को डिटेल अवेलेबल हो जाएगी तो उसका वो क्या करेगा, ये जो टीडीएस की क्रेडिट है डिडक्टी को उसके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में रिफ्लेक्ट होती है। और आपको पता है कि ये इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जो भी बैलेंस अवेलेबल होता है वो उसका आप क्या यूज कर सकते हो, टैक्स का पेमेंट कर सकते हो, आउटपुट टैक्स, आरसीएम वाला टैक्स, इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी, अदर अमाउंट, आप सब पे कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से। फिर बात करते हैं, ये जो टीडीएस डिडक्टर है क्या डिडक्टी को टीडीएस सर्टिफिकेट भी इशू करेगा जीएसटीआर 7A में? यस। कब तक करेगा? जब उसने गवर्नमेंट को अमाउंट डिपॉजिट कराया उसके 5 दिन के अंदर। मतलब उसने डिडक्टर ने गवर्नमेंट को टीडीएस डिपॉजिट जब कराया उसके 5 दिन के अंदर वो डिडक्टी को टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करे इन फॉर्म जीएसटीआर 7A। अब बात करते हैं अदर प्रोविजंस की सेक्शन 39 की बात करते हैं डिटेल में। तो सुनिए, जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 4, जीएसटीआर 5, जीएसटीआर 7 सबके लिए कॉमन प्रोविजन। कई लोगों के दिमाग में आता है कि सर ये रिटर्न फाइलिंग की डेट बता रहे हो आप, टैक्स पेमेंट कब करना होगा इन केसेस में? अरे जो रिटर्न फाइलिंग की डेट है वही टैक्स पेमेंट की डेट है, ठीक है। तो जैसे जीएसटीआर 3B फाइल करना है तो टैक्स पेमेंट कब करना है? अरे जो जीएसटीआर 3B की फाइलिंग डेट है वही टैक्स पेमेंट की डेट है, ठीक है। जीएसटीआर 4 के केस में अलग होगा और जीएसटीआर 5, 7 वगैरह के केस में क्या, सुनिए, जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 5, जीएसटीआर 7 इनके जो रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट है वही इनके टैक्स पेमेंट की ड्यू डेट है। रिटर्न फाइल करने की जो ड्यू डेट है वही टैक्स पेमेंट करने की ड्यू डेट है। और जो क्यूआरएमपी स्कीम है उसके लिए हम डिटेल में बात कर चुके हैं, उनको कब तक टैक्स पेमेंट करना है वो बात हम कर चुके हैं। और जो कंपोजिशन सप्लायर है उनके लिए जीएसटीआर 4 नहीं देखना है, उनके लिए जो सीएमपी 08 फाइल करने की ड्यू डेट है वही उनका टैक्स पेमेंट करने की ड्यू डेट है। और रजिस्टर्ड पर्सन को अपना टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी सब पे करना है, कैसे पे करना है वो बात हम समझ चुके हैं। अगर आईटीसी लेने के लिए एलिजिबल हो तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से, और बाकी आईटीसी लेने के बाद आउटपुट टैक्स मान लो बनता है 10 लाख और आईटीसी पड़ी है 7 लाख, तो बाकी का 3 लाख आपको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पे करना होता है। तो कैसे पे करते हैं? या तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से या इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से, और ये सारी डिटेल हमको रिटर्न में भी बतानी पड़ती है, ठीक है। चलिए अब दोबारा कहानी शुरू हो रही है क्यूआरएमपी स्कीम में। मैंने बोला कि क्यूआरएमपी स्कीम वालों के लिए टैक्स पेमेंट की डेट अलग है। क्या है? हालांकि हम पढ़ चुके कि आपका जो क्वार्टर है, क्वार्टर जो है उसका पहला महीना, दूसरा महीना, ठीक है। तो उन मंथ के अगले महीने की 25 तारीख तक टैक्स का पेमेंट करना होता है। लेकिन जो क्वार्टर में लास्ट मंथ है, पहले और दूसरे महीने को छोड़कर, उसके लिए 22 तारीख और 24 तारीख है। समझ चुके ना? चार्ट भी मैंने कुछ लिखवाया था इस पे, मैंने आपको नोट डाउन करने को भी बोला था, ठीक है, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब सुनिए, तो क्यूआरएमपी स्कीम में ये जो टैक्स का पेमेंट होता है वो मंथली बेसिस पर करना होता है। कब तक करना होता है? पहले उस क्वार्टर के पहले 2 महीने। अब एग्जांपल लेते हैं हम, जुलाई, अगस्त, सितंबर वाला क्वार्टर है, इसके पहले 2 महीने जुलाई और अगस्त, इसका आपको टैक्स पेमेंट कब तक करना है? नेक्स्ट मंथ के 25 तारीख तक करना है रेस्पेक्टिवली, ठीक है। इसका मतलब जून का 25 अगस्त तक, और अगस्त का नहीं, जुलाई का 25 अगस्त तक, और अगस्त का 25 सितंबर तक, ठीक है, इस तरीके से। और एक बात सुनिए, जब आप ये डिपॉजिट करा रहे हैं, मंथली पेमेंट आप डिपॉजिट करा रहे हैं, तो रजिस्टर्ड पर्सन को अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में उस रेलेवेंट क्वार्टर के फर्स्ट मंथ में क्या बैलेंस पड़ा है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में ये चेक करना है। और अगर वो सेकंड मंथ वाला पे कर रहा है टैक्स उस क्वार्टर के सेकंड मंथ का, जैसे जुलाई, अगस्त, सितंबर वाला है तो इसका सेकंड मंथ क्या हुआ? अगस्त। अगर अगस्त का पे करवा रहा है तो इसको अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का बैलेंस देखना है। तो उस इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पहले महीने का जो टैक्स ड्यू था वो छोड़कर, तो एक्सक्लूसिवली उसको सेकंड मंथ का ही टैक्स ड्यू देखना है। उसमें इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में क्या बैलेंस पड़ा है, इसका मतलब जब फर्स्ट मंथ का, उस क्वार्टर के फर्स्ट मंथ का पे कर रहे हैं तो फर्स्ट मंथ तक का आपका इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में बैलेंस क्या है वो देखना है। और अगर सेकंड मंथ का आप टैक्स पेमेंट कर रहे हैं, उस रेलेवेंट क्वार्टर के सेकंड मंथ का टैक्स पेमेंट कर रहे हैं, तो भी आपको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर देखना है, लेकिन उसमें से एक्सक्लूड कर देना है फर्स्ट मंथ का टैक्स ड्यू, ठीक है। अब क्यूआरएमपी स्कीम में आप टैक्स का पेमेंट कर रहे हैं, मंथली बेसिस पे कर रहे हैं ना, तो आपको
चालान जनरेट करते समय एक ऑप्शन एक्सरसाइज सेलेक्ट करना होगा, एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। जीएसटी की पोर्टल पर चालान जनरेट करते वक्त एक ऑप्शन आता है, क्या आता है? मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली टैक्स पेयर। इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब मंथली पेमेंट करने हैं, देखिए मैंने बोला उस रेलेवेंट क्वार्टर के पहले 2 महीने, रेलेवेंट क्वार्टर के पहले 2 महीने का टैक्स पेमेंट कैसे होगा, ध्यान से सुनिए। गवर्नमेंट ने बोला कि हम 2 मेथड बताते हैं, उन 2 मेथड में से कोई भी एक मेथड आप सेलेक्ट कर लेना। पहला मेथड है फिक्स सम मेथड, फिक्स्ड सम मेथड टैक्स पेमेंट करने के लिए, ठीक है। तो टैक्स पेमेंट तो आपको पता ही है, पीएमटी 06 चालान आपको जनरेट करना होता है। उस वक्त आप ये ऑप्शन एक्सरसाइज करना होगा कि मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली टैक्स पेयर, आपको ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। अब आपको उस रिलेवेंट क्वार्टर के पहले 2 महीने का टैक्स पेमेंट कैसे करना है। पहला मेथड है फिक्स्ड सम मेथड। फिक्स्ड सम मेथड में क्या होता है, एक ऑटो जनरेटेड प्री फिल्ड चालान आ जाता है। पीएमटी 06 आपको तैयार मिलता है, ऑटो जनरेटेड होके आता है, ठीक है, प्री फिल्ड, आपको भरने की डिटेल भरने की जरूरत नहीं है जीएसटी की पोर्टल पर। तो ये एडिट भी नहीं हो सकता है, और बट इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है वो तो समझ लें, वो तो समझ लें। अगर आप क्वार्टरली बेसिस पर रिटर्न फाइल कर रहे हो, जैसे प्रीसीडिंग क्वार्टर का रिटर्न आपने क्वार्टरली बेसिस पे फाइल किया था, तो प्रीसीडिंग क्वार्टर का आपने रिटर्न अगर क्वार्टरली बेसिस पे फाइल किया था, तो उसमें आपने उस प्रीसीडिंग क्वार्टर के रिटर्न में आपने टैक्स कैश में कितना पे किया था, प्रीसीडिंग क्वार्टर के रिटर्न में आपने टैक्स कैश में कितना पे किया था, उसका 35%, ठीक है। पहले 2 महीनों में ऐसे ही होगा। प्रीसीडिंग क्वार्टर में आपने कितना, प्रीसीडिंग क्वार्टर पूरे क्वार्टर का, प्रीसीडिंग पूरे क्वार्टर के 3 महीने का आपने जो भी टैक्स कैश में पे किया, उसका 35% आपको करंट क्वार्टर के पहले 2 महीनों में पे करना है, फर्स्ट 2 मंथ्स ऑफ रेलेवेंट करंट क्वार्टर, ठीक है। इस बात को हम वैसे एग्जांपल से समझेंगे, एग्जांपल से समझेंगे, ठीक है। चलिए समझ लेते हैं, एग्जांपल से समझ लेते हैं। इस फर्स्ट पॉइंट के लिए मैंने ये एग्जांपल दिया है, ठीक है, और सेकंड पॉइंट के लिए मैंने ये एग्जांपल दिया। चलिए, तो मैंने क्या बोला, हम चेक करेंगे, हम क्यूआरएमपी स्कीम में तो करंट टैक्स पीरियड का क्वार्टरली बेसिस पे हमको रिटर्न फाइल करना है, लेकिन टैक्स पेमेंट मंथली करना है। अब उसके लिए क्या, इस क्वार्टर के पहले 2 महीनों में कैसे पेमेंट करना है, टैक्स पेमेंट मंथली करना है, कैसे करना है, उसके लिए हम प्रीसीडिंग क्वार्टर का टैक्स पेड इन कैश कितना है वो देखेंगे। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल, मैं अप्रैल मंथ में क्यूआरएमपी स्कीम में हूं और मुझे मंथली पेमेंट करना है अप्रैल का, तो प्रीसीडिंग और मैं चेक करूंगा क्या प्रीसीडिंग पीरियड का मैंने क्वार्टरली बेसिस पे रिटर्न फाइल किया था क्या। अगर किया था, मैंने प्रीसीडिंग पीरियड का क्वार्टरली बेसिस पर रिटर्न फाइल किया था, तो प्रीसीडिंग पीरियड क्या था फिर, जनवरी टू मार्च। अगर मैं अप्रैल में चेक कर रहा हूं, अप्रैल का मुझे मंथली बेसिस पे टैक्स करना है पे, तो प्रीसीडिंग क्वार्टर देखना पड़ेगा, जनवरी टू मार्च। जनवरी टू मार्च में मैंने उस क्वार्टर में कैश पे टैक्स पेड इन कैश कितना किया था, पूरे जनवरी टू मार्च मंथ में पूरा टैक्स कंपोनेंट वाइज देखेंगे, सीजीएसटी, एसजीएसटी, ये वो सब कितना, आईजीएसटी, सेस वगैरह कितना, अगर इस तरीके से पे किया था, ये पूरे प्रीसीडिंग क्वार्टर का है, प्रीसीडिंग क्वार्टर का टैक्स पेड इन कैश कितना था, उसका अप्रैल में आपको सीजीएसटी 35% पे करना है, एसजीएसटी भी 35% पे करना है। 100 का 35% कितना हुआ, 35, ठीक है, और 500 का 35% कितना हुआ, 175, ठीक है, और सेस था 50। अब इस अप्रैल में सेस कितना डिपॉजिट कराना है, 17.5, ये भी इसका 35%, तो कुछ नहीं है। अप्रैल मंथ में कितना जमा कराना है, प्रीसीडिंग क्वार्टर देखूंगा, जनवरी टू मार्च, उसका 35% इतना जमा कराना है अप्रैल में। अब मई मंथ की बात करता हूं, मई मंथ में भी क्या ऐसे ही करना है, यस, अप्रैल में भी ऐसे ही करना है, मई मंथ में भी ऐसे ही करना है, 35% जमा कराना है, मंथली पेमेंट, सिंपल, ठीक है। अभी मैंने जून की बात नहीं की, ठीक है, मैंने जून की बात अभी नहीं की है, सिर्फ अप्रैल मंथ में भी इतना जमा कराना है इंडिविजुअली, और मई मंथ में भी इतना ही जमा कराना है इंडिविजुअली। अब बात करता हूं, अगर प्रीसीडिंग पीरियड का रिटर्न मेरा मंथली था, मैं इस क्वार्टर से क्यूआरएमपी स्कीम में आया हूं, मेरा प्रीसीडिंग पीरियड का रिटर्न पहले मंथली जाता था, तो उस केस में क्या होगा, अगर मंथली बेसिस पर प्रीसीडिंग
मंथ का गया है तो मार्च महीना, अप्रैल में कितना जमा कराना है उसके लिए सिर्फ मार्च मंथ देखूंगा, प्रीसीडिंग मंथ, उसमें मैंने टैक्स पेड इन कैश कितना कराया था, तो सीजीएसटी एसजीएसटी इस तरीके से जमा कराए थे। अब इस केस में 35% नहीं 100% होगा, कारण यहां दे रखा है आपको 100%। ठीक है, तो इस केस में आपको 100% पूरा जमा कराना है। ठीक है, अप्रैल में भी कराना है इंडिविजुअली और मई मंथ में भी कराना है इंडिविजुअली। समझ गए? तो इस तरीके से आपको मंथली पेमेंट, टैक्स पेमेंट करना है क्यूआरएमपी स्कीम में। या तो फिक्स सम मेथड है, अब फिक्स सम मेथड में भी हमको क्या चेक करना पड़ता है कि मेरा प्रीसीडिंग क्वार्टर का रिटर्न क्या क्वार्टरली बेसिस पे था या मेरा प्रीसीडिंग मंथ का रिटर्न मंथली बेसिस पे था। अगर प्रीसीडिंग क्वार्टर का रिटर्न क्वार्टरली बेसिस पे था तो पूरे क्वार्टर का जितना भी मेरा टैक्स है वो अब इस अप्रैल मंथ में मैं 35% जमा कराऊं, मई मंथ में भी 35% जमा कराऊं। लेकिन अगर मेरा प्रीसीडिंग मंथ का रिटर्न मंथली बेसिस पे था, ठीक है, अप्रैल में जमा कराना है, प्रीसीडिंग पीरियड चेक किया मार्च का मंथली बेसिस पे फाइल हुआ था रिटर्न, तो उस केस में अप्रैल और मई मंथ में कितना जमा कराना है 100% ऑफ टैक्स पेड इन कैश इन मार्च। समझ गए? चलिए अब क्या जमा कराना ही है, जरूरी है क्या अप्रैल और मंथ में जमा कराऊं? सुनिए, कुछ केसेस में आपको ये जमा कराने की जरूरत नहीं है, मतलब मंथली पेमेंट आपको करने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसा कह रहा हूं। वो केसेस क्या है, जैसे उस क्वार्टर का पहला महीना है, उस क्वार्टर का पहला महीना है, आपने अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और कैश लेजर में बैलेंस चेक किया, एडिक्वेट बैलेंस है टैक्स लायबिलिटी पे करने के लिए, तो आपको अभी डिपॉजिट नहीं कराना है, मंथली पेमेंट नहीं करना है। या अगर इस पीरियड में कोई नील टैक्स लायबिलिटी बन रही है तो इस केस में भी आपको मंथली पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। दूसरा केस, आपने क्वार्टर का सेकंड मंथ चेक किया, उस सेकंड मंथ, क्वार्टर के सेकंड मंथ में भी आपने चेक किया कि आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और कैश लेजर में एडिक्वेट बैलेंस है, और उस दोनों मंथ का, फर्स्ट मंथ और सेकंड मंथ की क्यूमुलेटिव टैक्स लायबिलिटी को देखते हुए आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और कैश लेजर में एडिक्वेट बैलेंस है, या इन दोनों महीनों में आपके नील टैक्स लायबिलिटी है, तो आपको ये मंथली टैक्स पेमेंट नहीं करना है। समझ गए बात? अब ये जो फिक्स सम मेथड है, अभी फिक्स सम मेथड की बात चल रही है, तो अभी ये जो फिक्स सम मेथड है ना, कुछ रजिस्टर्ड पर्सन को अवेलेबल नहीं होगा, कुछ रजिस्टर्ड पर्सन ये फिक्स्ड सम मेथड ऑप्ट कर ही नहीं सकते। तो जिन्होंने अपना रिटर्न किसी भी प्रीसीडिंग मंथ का कंप्लीट टैक्स पीरियड का पे नहीं किया, अगर उनका टैक्स पीरियड पिछला क्वार्टरली था, ठीक है, तो वो कंप्लीट होना चाहिए, पूरा क्वार्टर होना चाहिए। अगर प्रीसीडिंग पीरियड मंथ था तो वो पूरा मंथ कंप्लीट होना चाहिए, कहने का मतलब टैक्स पीरियड कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, क्वार्टर है तो क्वार्टर के फर्स्ट डे से लास्ट डेट तक, और अगर मंथ है तो उस मंथ के फर्स्ट डे से लास्ट डेट तक वो कंप्लीट टैक्स पीरियड होना चाहिए। तो जिनका प्रीसीडिंग क्वार्टर या प्रीसीडिंग मंथ कंप्लीट नहीं है तो वो फिक्स सम मेथड ऑप्ट नहीं कर सकते। समझ गए बात? अब एक और तरीका है, ये बात हम किसके लिए कर रहे हैं, फिक्स सम मेथड वगैरह, वो क्वार्टर के पहले 2 महीनों में मंथली पेमेंट कैसे करना है, क्वार्टर के पहले 2 महीनों में मंथली पेमेंट ऑफ टैक्स कैसे करना है, उसके लिए बात चल रही है। तो दूसरा तरीका फिक्स सम मेथड के अलावा दूसरा तरीका है सेल्फ असेसमेंट मेथड। बहुत ही सिंपल, क्या आप कितना आपका आउटपुट टैक्स बनता है एक्चुअल निकालो, और आप आईटीसी कितनी लेना के लिए एलिजिबल हो, इसके लिए आप अपना जीएसटीआर 2B डाउनलोड कर लो एवरी मंथ का। ठीक है, और पीएमटी 06 चालान से आपका जो भी एक्चुअल टैक्स बनता है वो सेल्फ असेस कर लो। मतलब क्या, एवरी मंथ आपका आउटपुट टैक्स क्या बनता है, आप कितनी आईटीसी लेने के लिए एलिजिबल हो, आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी, नेट टैक्स आपको पे करना है कैश में, तो वो आप सेल्फ असेसमेंट करो और पे कर दो पीएमटी 06 चालान के थ्रू। बहुत ही सिंपल, ये तो नॉर्मल रूट है। ठीक है, अब इन दोनों मेथड के लिए कॉमन बात कर रहे हैं, क्या जब आप जीएसटीआर 3B फाइल करेंगे उस क्वार्टर का, तो उस क्वार्टर में पहले 2 महीनों में, उस क्वार्टर के पहले 2 महीनों में आपने जितना डिपॉजिट कराया था वो डेबिट हो जाएगा, शेल बी डेबिटेड। और वो जो भी जमा कराया था आपने क्वार्टर के पहले 2 महीनों में, जब आप उस क्वार्टर के तीसरे महीने में जीएसटीआर 3B फाइल कर रहे होंगे तो उस क्वार्टर के पहले 2 महीनों में जो आपने अमाउंट डिपॉजिट करा दिया था, चाहे फिक्स सम मेथड से कराया था चाहे सेल्फ असेसमेंट मेथड से कराया था, किसी भी मेथड से कराया था, वो डेबिट हो जाएगा और ये आपकी जीएसटीआर 3B की लायबिलिटी को ऑफसेट करने में काम आएगा।
अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप पूरे क्वार्टर का जीएसटीआर 3B फाइल कर रहे हो, ठीक है? तो उसमें पूरे क्वार्टर का टैक्स आएगा। लेकिन आप उस क्वार्टर के पहले महीने और दूसरे महीने में कुछ टैक्स पे कर चुके हो, चाहे फिक्स सम मेथड से कर चुके हो, चाहे सेल्फ असेसमेंट मेथड से कर चुके हो, कर तो चुके हो ना। तो जितना टैक्स पे कर दिया है, पूरा टैक्स पूरे क्वार्टर का टैक्स आ जाएगा, उसमें से पहले 2 महीनों में जो भरा हुआ है वो लेस हो जाएगा, ठीक है? अब उसके बाद अगर आपने ज्यादा जमा करा दिया था, वो बचा हुआ है अगर, तो वो आप या तो रिफंड ले लो, या सब्सिक्वेंट क्वार्टर में बाद में यूज करना, ठीक है? लेकिन ये आप जीएसटीआर 3B की फाइलिंग के बाद ही या तो रिफंड क्लेम करना चाहते हो तो जीएसटीआर 3B फाइल हो जाए, उसके बाद रिफंड क्लेम कर पाओगे, या अदर पर्पस के लिए भी आप तभी यूज कर पाओगे जब रेस्पेक्टिव पीरियड का जीएसटीआर 3B फाइल होगा उसके बाद ही। तो पहले जीएसटीआर 3B फाइल करो, आपका टैक्स ज्यादा पे हो गया था तो रिफंड ले लो, या सब्सिक्वेंट पीरियड में अदर पर्पस के लिए यूज कर लो। अब अब एक बात और करते हैं, यूआरएमपी स्कीम में इंटरेस्ट कैसे लगेगा? तो अगर आप फिक्स सम मेथड से आपने टैक्स पेमेंट किया था, अगर आपने फिक्स्ड सम मेथड से टैक्स का पेमेंट किया था तो उस केस में इंटरेस्ट कैसे लगेगा? ध्यान से सुनो। आपने उस रेलेवेंट क्वार्टर के फर्स्ट 2 मंथ्स का टैक्स पे कर दिया था। अब उस रेलेवेंट क्वार्टर के लास्ट मंथ में आप जीएसटीआर 3B फाइल कर रहे हो। अगर आपने जीएसटीआर 3B की फाइलिंग के टाइम एंटायर टैक्स लायबिलिटी ड्यू डेट तक पे कर दी थी, आपने जीएसटीआर 3B की फाइलिंग के टाइम पर एंटायर टैक्स लायबिलिटी पूरे क्वार्टर की ड्यू डेट तक, जीएसटीआर 3B की फाइलिंग की ड्यू डेट तक अगर पे कर दी थी, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, इस केस में इंटरेस्ट नहीं लगेगा। नो इंटरेस्ट, इस केस में इंटरेस्ट नहीं लगेगा। दोबारा सुनिए मैंने क्या बोला। जैसे इस बात को चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। आपका प्रीसीडिंग क्वार्टर है फॉर एग्जाम्पल अक्टूबर टू दिसंबर वाला, तो अगर आप फिक्स सम मेथड में चल रहे हैं तो आप जनवरी में 35 रुपया जमा कराएंगे। अगर आपका प्रीसीडिंग क्वार्टर का अक्टूबर टू नवंबर प्रीसीडिंग क्वार्टर में आपका टैक्स पेड इन कैश 100 रुपीज था, प्रीसीडिंग क्वार्टर आपका अक्टूबर टू दिसंबर, उसमें टैक्स पेड इन कैश 100 रुपीज था। तो अभी करंट क्वार्टर में जनवरी मंथ में आप 35% जमा करवाएंगे, मतलब, और फरवरी मंथ में भी आप 35 जमा कराएंगे, ठीक है? जनवरी वाला 25 फरवरी तक और फरवरी वाला 25 मार्च तक, समझे? ये आपने क्वार्टर के पहले 2 महीनों का टैक्स 35% पे कर दिया। अब जब आप की टोटल टैक्स लायबिलिटी आपको पता पड़ेगी जब पूरा क्वार्टर एंड हो जाएगा जब आपका पूरा क्वार्टर एंड हो जाएगा और आपको अपनी एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी पता पड़ जाएगी, तो सपोज जनवरी की भी पता पड़ी, आपको एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी 40 है और फरवरी की 42 है तो ऐसे समझिए, जनवरी और फरवरी आपने टैक्स डिपॉजिट कितना कराया था? 35, लेकिन आपको पता पड़ा कि एक्चुअल टैक्स तो ज्यादा है। क्वार्टर एंड होने के बाद एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी तो सामने आई जाएगी ना, तो वो आपको अगर पता पड़ा कि एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी 40 और 42 है, तो उस केस में जो आपकी शॉर्टफॉल डिपॉजिट हुआ, कम डिपॉजिट हुआ टैक्स, तो वो कितना हुआ? 5 और 7, ठीक है? इस पर ये आप कब तक जमा करा दो? सुनिए ध्यान से, ये जो शॉर्टफॉल रही है क्वार्टर के पहले 2 महीनों में, जनवरी और फरवरी में आपका टैक्स कम जमा हुआ क्योंकि आप फिक्स सम मेथड फॉलो कर रहे थे, तो उस केस में इंटरेस्ट नहीं लगेगा अगर आपने ये जो शॉर्टफॉल रही है ये आपने एंटायर टैक्स लायबिलिटी जीएसटीआर 3B के टाइम पर पे कर दी है, मतलब उस क्वार्टर के जो लास्ट मंथ था वो वाला टैक्स भी, और जैसे मैं कहूं कि जो मार्च वाला टैक्स भी है एक्चुअल, वो आपने पे कर दिया था, और ये जो जनवरी और फरवरी मंथ के शॉर्टफॉल वाले अमाउंट है वो भी आपने अगर पे कर दिए। कब तक पे कर दिए? आपने जीएसटीआर 3B के जो उस क्वार्टर का जीएसटीआर 3B फाइल करने की ड्यू डेट है तब तक आपने पे कर दिए, तो आपको कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने इस तरीके से पे नहीं किया था ड्यू डेट तक आपने पे नहीं किया था, तो इंटरेस्ट लगेगा। एप्लीकेबल रेट 18% पर एनम से, और वो कब से लगेगा? फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग PMT 06 टिल द एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट, ठीक है? तो PMT 06 फाइल करने की जो ड्यू डेट थी वो, और जब तक एक्चुअल पेमेंट करोगे तब तक, ठीक है? तो
ये पीरियड के जो PMT-06 फाइल करने की ड्यू डेट है और जब ये अमाउंट एक्चुअली पेड हुए तब तक इन पर उतने पीरियोडिसिटी का इंटरेस्ट लगेगा 18% पर एनम की रेट से। इसके अलावा भी इंटरेस्ट लगेगा। कौन सा? सुनिए ध्यान से। फर्दर एक इंटरेस्ट और लगेगा। जीएसटीआर 3B उस क्वार्टर का अगर जीएसटीआर 3B भी लेट फाइल हुआ ड्यू डेट के बाद तो इंटरेस्ट सेक्शन 50 के हिसाब से और लगेगा। जो टैक्स लायबिलिटी आपके नेट ऑफ आईटीसी क्लेम करने के बाद जो नेट कैश टैक्स लायबिलिटी आ रही थी उस पे इंटरेस्ट और लगेगा। समझे बात? अब एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे लेट हो गए तो उसका एक एग्जांपल और लेते हैं, इंटरेस्ट पे कैसे करें अगर बनेगा तो। ये पहला एग्जांपल था, ये तो नो इंटरेस्ट का था। अब दूसरा एग्जांपल समझते हैं। फॉर एग्जांपल आपका प्रीसीडिंग क्वार्टर है अक्टूबर टू दिसंबर, उसमें आपका टोटल कैश पेड, आपका टैक्स पेड इन कैश था 100, ठीक है। और आप फिक्स सम मेथड से चल रहे हो तो जनवरी का 25 फरवरी तक आपने 35 रुपया जमा कराया और फरवरी का 25 मार्च तक 35 रुपया जमा कराया, ठीक है। अब बाद में पता पड़ा कि टैक्स लायबिलिटी तो 100 नहीं 125 है। एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी आपको इस क्वार्टर की पता पड़ी 125। तो 125 में से 35 70 तो डिपॉजिट हो चुका है कैश में। अब अगर आप अपना जीएसटीआर 3B लेट फाइल करते हो, देखिए जीएसटीआर 3B इस केस में आपको कब तक फाइल करना है? जनवरी फरवरी मार्च का कब तक फाइल करना है? जैसे राजस्थान के हो आप, राजस्थान में रजिस्टर्ड प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है तो आपको 24 अप्रैल तक 24 अप्रैल तक जीएसटीआर 3B फाइल करना था, 24 अप्रैल तक करना था, ठीक है। आप 30 अप्रैल को फाइल कर रहे हो, लेट फाइल कर रहे हो जीएसटीआर 3B, तो लेट फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 3B तक आपको इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। तो कितना शॉर्टफॉल डिपॉजिट कराया? 55 जमा कराया, ठीक है। आपकी एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी आ गई पूरे क्वार्टर की 125 और आपके क्वार्टर के पहले 2 महीनों में 35 टोटल 70 जमा है, पे कर चुके हो। तो 125 में से 70 निकल गया, बाकी रिमेनिंग अमाउंट 55 बचा। इस पे आपको इंटरेस्ट लगेगा। और ये इंटरेस्ट आपको कब तक लगेगा? जीएसटीआर 3B की फाइलिंग की ड्यू डेट से। आपने जीएसटीआर 3B लेट फाइल किया है, कब फाइल किया है? इस एग्जांपल में आपने 30 अप्रैल को फाइल किया है तो 30 अप्रैल तक का आपको इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। तो इस केस में इंटरेस्ट इस तरीके से लगेगा। लेकिन अगर आप सेल्फ असेसमेंट मेथड से आपने क्वार्टर के पहले 2 महीने का मंथली पेमेंट किया था टैक्स, क्वार्टर के पहले 2 महीनों का आपने अगर सेल्फ असेसमेंट मेथड से टैक्स पे किया था तो उस केस में इंटरेस्ट एज पर सेक्शन 50 लगेगा नॉर्मल तरीके से, ठीक है। आईटीसी क्लेम करने के बाद जो नेट टैक्स लायबिलिटी बचती है उस पर लगेगा। अगर आपने उस केस में जीएसटीआर 3B लेट फाइल कर रहे हो तो ये इंटरेस्ट जीएसटीआर 3B के साथ आपको देना पड़ेगा। हाँ, एक बात सुनिए, आपका अगर शॉर्टफॉल हुआ, कम ज्यादा आपने जमा कराया, कोई बात नहीं, उस क्वार्टर के फर्स्ट 2 मंथ्स में आपने कम जमा कराया, लेट पेमेंट ऑफ टैक्स किया आपने, कम जमा कराया, तो इंटरेस्ट लगेगा सिर्फ, लेट फीस नहीं लगेगी, ठीक है। लेट फीस नहीं लगेगी। अच्छा, अब एक बात और समझते हैं। 3B वगैरह, जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 4, जीएसटीआर 5 वगैरह आपका प्रीवियस टैक्स पीरियड का फाइल नहीं है तो आपको करंट टैक्स पीरियड का रिटर्न फाइल नहीं करने देंगे। कौन सा वाला? जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 4, जीएसटीआर 5। प्रीवियस टैक्स पीरियड का फाइल नहीं है तो करंट टैक्स पीरियड का फाइल नहीं करने दिया जाएगा। अब कुछ अदर रिटर्न समझते हैं। ईसीओ जो कि टीसीएस कलेक्टर होता है, वो सप्लायर से टीसीएस कलेक्ट करता है, तो ईसीओ को रिटर्न फाइल करना पड़ता है मंथली बेसिस पर, जीएसटीआर 8 फाइल करना पड़ता है, ठीक है। वो उसको कब तक फाइल करना पड़ेगा? जिस महीने उसने टीसीएस, यहां पर टीसीएस करें, जिस महीने उसने टीसीएस कलेक्ट किया है, डिडक्टेड की जगह कलेक्टेड करें, जिस महीने उसने टीसीएस कलेक्ट किया है उसके अगले महीने की 10 तारीख तक क्या करना होगा? इस ईसीओ को ये टीसीएस डिपॉजिट कराना होगा और ये जीएसटीआर 8 भी अगले महीने की 10 तारीख तक फाइल करना पड़ेगा। तो 2 काम करने पड़ते हैं ईसीओ को, अगले महीने की 10 तारीख तक टीसीएस जो कलेक्ट किया था वो भी डिपॉजिट कराना है और जो जीएसटीआर 8 है वो भी फाइल करना है मंथली बेसिस पर, ठीक है। अब ये टीसीएस कलेक्ट हुआ जिस सप्लायर से, उसको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में वो टीसीएस की क्रेडिट
रिफ्लेक्ट हो जाएगी और ये उसके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आ गया ना बैलेंस, तो वो यूज कर पाता है टुवर्ड्स टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फीस, अदर अमाउंट सबके लिए वो यूज कर सकता है। कौन? टीसीएस कलेक्टी। अब बात करते हैं क्या जीएसटीआर 8 में मिस्टेक हो गई, एरर ओमिशन हो गई इस मंथली स्टेटमेंट में, तो जब वो नोटिस हुई, जिस महीने नोटिस हुई उस महीने का जब जीएसटीआर 8 फाइल होगा उसके अंदर रेक्टिफिकेशन किया जा सकता है। और अगर इस वजह से कम टीसीएस गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराया तो अलोंग विथ इंटरेस्ट डिपॉजिट कराना पड़ेगा एज पर सेक्शन 50। बट लेट से लेट कितना? आप ये एरर और ओमिशन का रेक्टिफिकेशन लेट से लेट कब तक कर सकते हैं? उस रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर के 30 नवंबर तक, और दूसरा है उस रेलेवेंट एनुअल स्टेटमेंट के एक्चुअल फाइलिंग तक। देखिए, जो ईसी होता है ना उसको मंथली स्टेटमेंट फाइल करना पड़ता है और एनुअल भी फाइल करना पड़ता है, तो उस एनुअल स्टेटमेंट की एक्चुअल फाइलिंग डेट इन दोनों पैरामीटर्स में से जो भी अर्लियर हो एट दैट टाइम तक ही रेक्टिफिकेशन पॉसिबल है। इस डेट के बाद रेक्टिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। अब एक समझते हैं हम सेक्शन 41 रिटर्न, ये किसको फाइल करना पड़ता है? देखिए, रजिस्ट्रेशन चैप्टर में हमने एक बात की थी, फिर उसके बाद टैक्स इनवॉइस चैप्टर में भी एक बात की। क्या बात की मैं दोबारा बता देता हूं। रजिस्ट्रेशन चैप्टर में हमने बात की, जब से आपका रजिस्ट्रेशन कराने की लायबिलिटी बनती है, अगर आप उससे 30 दिन के अंदर अप्लाई कर देते हो और उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट होता है, तो रजिस्ट्रेशन आपका इफेक्टिव कब से माना जाएगा? अगर आपने रजिस्ट्रेशन लायबिलिटी डेट से विद इन 30 डेज अप्लाई कर दिया था तो आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो जाता है, आपका रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव रजिस्ट्रेशन लायबिलिटी डेट से ही इफेक्टिव हो जाता है। लेकिन उस इंटरवेनिंग पीरियड पे आपके पास अपना जीएसटीएन नंबर नहीं था, तो जिन रेसिपिएंट्स को आपने सप्लाई दी थी उनको जो इनवॉइसेस आपने इशू किए थे उन पर आपने अपना जीएसटीएन नंबर नहीं लिखा, तो वो सारे इनवॉइसेस में आपने टैक्स तो चार्ज किया लेकिन उन इनवॉइसेस पर आपने अपना जीएसटीएन नंबर नहीं लिखा, तो उन सारे टैक्स इनवॉइसेस को रिवाइज करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन लायबिलिटी डेट से रजिस्ट्रेशन ग्रांट डेट। ये जो इंटरवेनिंग पीरियड है, इस पीरियड में आप जो इनवॉइस ऑलरेडी इशू कर चुके हो उनको आपको रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके रेस्पेक्ट में सेक्शन 40 बोलता है उस इंटरवेनिंग पीरियड का आपको फर्स्ट रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, और इस फर्स्ट रिटर्न का फॉर्मेट सेम है रेगुलर रिटर्न जैसा। और हमने टैक्स इनवॉइस चैप्टर में पढ़ा था, वो जो इनवॉइसेस ऑलरेडी इशू हो चुके थे उनके आपको जो रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू करने हैं वो आपको कब तक करने हैं? रजिस्ट्रेशन ग्रांट डेट, मतलब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू होने से विद इन 1 मंथ आपको वो इनवॉइसेस ऑलरेडी इशूड रिवाइज करने होंगे। ठीक है, तो इन सब बातों की कनेक्टिविटी रजिस्ट्रेशन चैप्टर टैक्स इनवॉइस चैप्टर से है। ठीक है, फर्स्ट रिटर्न की बात चल रही है। अब एनुअल रिटर्न की बात करते हैं। एनुअल रिटर्न किसको फाइल करना है? एवरी रजिस्टर्ड पर्सन को करना है, लेकिन कुछ लोगों को एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करना है। आईएसडी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर इसको नहीं करना है, और टीडीएस डिडक्टर को नहीं करना है, बट टीसीएस कलेक्टर को करना है। इसके अलावा सीटीपी और एनआरटीपी को एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करना है। ठीक है, तो एक्सेप्शन हमने पढ़ा, एक्सेप्शन में दिए हुए लोग उनको एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करना है, लेकिन इसके अलावा जितने भी रजिस्टर्ड पर्सन है उनको करना है एनुअल रिटर्न, और वो एवरी फाइनेंशियल ईयर का होगा। और किन लोगों को एनुअल रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट है? जिनका एग्रीगेट टर्नओवर उस रेलेवेंट ईयर का, उस रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर का अगर 2 करोड़ को एक्सीड करता है, 2 करोड़ को एक्सीड नहीं करता है तो एनुअल रिटर्न फाइल करना ऑप्शनल है, 2 करोड़ को एक्सीड करता है तो एनुअल रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। अब समझते हैं, एनुअल रिटर्न का फॉर्म है जीएसटीआर 9। अच्छा, ईसीओ को भी एनुअल स्टेटमेंट फाइल करना पड़ता है, उसका फॉर्म है जीएसटीआर 9B। अब समझते हैं हम ये कब तक फाइल करना होगा, मतलब एनुअल रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट क्या है? वो रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर एंड से आपको 31 दिसंबर तक आपको एनुअल रिटर्न फाइल करना होता है। अब समझते हैं, एनुअल रिटर्न के साथ साथ आपको सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी सबमिट करना होता है, और वो एनुअल रिटर्न का फॉर्म है जीएसटीआर 9। जीएसटीआर 9 के साथ सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जीएसटीआर 9C फाइल करना होता है। वो सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है, ये एनुअल रिटर्न के साथ फाइल करना होता है, लेकिन एनुअल रिटर्न तो उनको फाइल करना पड़ता है जिनका एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ को एक्सीड करता है, लेकिन ये सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जीएसटीआर 9C उन्हीं लोगों को फाइल करना है जिनका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ को एक्सीड करता है।
ठीक है, एनुअल रिटर्न 2 करोड़ को एक्सीड करे तो, और सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट अगर एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ को एक्सीड करे तो फाइल करना होता है। लेकिन कुछ लोगों को ये फाइल नहीं करना है, कुछ लोग एग्जेम्प्ट हैं, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर और टीडीएस डिडक्टर, इनको फाइल नहीं करना है, और सीटीपी एनआरटीपी को फाइल नहीं करना है। अच्छा, टीसीएस कलेक्टर को फाइल करना है, यस उसको करना है। अच्छा, इस रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर किस बात का रिकंसिलिएशन करना है कि आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या थी, उसको रिकंसाइल करना है आपको अपने ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ। ठीक है, मतलब आपके ऑडिटेड पी&एल बैलेंस शीट के साथ आपको इसको रिकंसाइल करना है। उसी बात का ये सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट देना पड़ता है जीएसटीआर 9C में। बट रिक्वायरमेंट तभी है जब एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से एक्सीड हो। ठीक है, और एनुअल रिटर्न के साथ देना पड़ता है। इसका मतलब मैं यूं बोलूं कि जीएसटीआर 9 और जीएसटीआर 9C साथ साथ चलते हैं। ठीक है, टर्नओवर अगर 5 करोड़ से कम है तो सिर्फ एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 9 सबमिट करना है। ठीक है, 2 करोड़ से एक्सीड करता है टर्नओवर लेकिन 5 करोड़ से ज्यादा नहीं है तो सिर्फ जीएसटीआर 9 देना है। लेकिन अगर टर्नओवर 5 करोड़ से एक्सीड करता है तो आपको एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 9 और साथ में रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट 9C वो भी देना पड़ता है, सबमिट करना पड़ेगा, जीएसटी की पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिकली फाइल होगा। चलिए अब फाइनल रिटर्न की बात करते हैं, जीएसटीआर 10, फाइनल रिटर्न जीएसटीआर 10। अगर आप पर सेक्शन 39 सबसेक्शन 1 में रिटर्न फाइल करने की लायबिलिटी है और आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है तो आपको जीएसटी की पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिकली जीएसटीआर 10 सबमिट करना होगा। कब तक सबमिट करना होगा? 3 महीने के अंदर। कैंसिलेशन हो गया रजिस्ट्रेशन आपका, तो जो आपकी कैंसिलेशन डेट थी या जब आपका कैंसिलेशन ऑर्डर पास हुआ, इन दोनों में से जो भी लेटर है उसके 3 महीने के अंदर आपको ये जीएसटीआर 10 सबमिट करना होगा फाइनल रिटर्न। अब बात करते हैं, कुछ छोटी छोटी बातें करते हैं। जैसे अब हम बात करते हैं, इतने सारे हमने रिटर्न पढ़े, जैसे जीएसटीआर 1, 3B, CMP 08, जीएसटीआर 4, जीएसटीआर 5, 7, 8 और एनुअल रिटर्न 9 और 9B वगैरह। ये रिटर्न फाइल करने की टाइम लिमिट क्या कमिश्नर एक्सटेंड कर सकता है? हमने ड्यू डेट पढ़ी, उस ड्यू डेट को कमिश्नर एक्सटेंड कर सकता है। अब कुछ केसेस में गवर्नमेंट ने यह भी बोला है कि 3 साल के बाद आप कुछ रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। कौन से? जीएसटीआर 1, 3B, जीएसटीआर 8, एनुअल रिटर्न 9 और 9B वगैरह, ये आप 3 साल एक्सपायर ड्यू डेट के बाद भी 3 साल निकल गए, आप फाइल नहीं कर सकते। लेकिन कुछ केसेस में गवर्नमेंट जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन पर 3 साल बाद भी फाइल करना अलाउ कर सकती है। अब एक बहुत खास बात जिसपे एग्जाम में भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं कि कुछ रिटर्न है आपको निल भी फाइल करने पड़ेंगे। अगर आपकी उस पीरियड में, उस टैक्स पीरियड में कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं है तो भी आपको निल का रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। जैसे नोट करना, जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3B और CMP 08 ये आपको निल के भी फाइल करने पड़ेंगे। ठीक है, अब जो रिटर्न डिफॉल्टर हैं और रिटर्न फाइल नहीं करते तो उन लोगों को डिपार्टमेंट इलेक्ट्रॉनिकली नोटिस भेजेगा और 15 दिन के अंदर, नोटिस की डेट से 15 दिन के अंदर उनको रिटर्न फाइल करने को बोला जाएगा। नोटिस आएगा जीएसटीआर 3A फॉर्म में और उनको 15 दिन का टाइम दिया जाएगा कि आप इन 15 दिन में रिटर्न फाइल कर लो। ठीक है, तो ये किन लोगों पर एप्लीकेबल है? जो जिन पर जीएसटीआर 3B, 4, 5 करने की लायबिलिटी है, 9 फाइल करने की लायबिलिटी है, 10 या टीसीएस स्टेटमेंट ये फाइल करने की लायबिलिटी और वो फाइल नहीं कर पाए तो उनको जीएसटीआर 3A में नोटिस आएगा, 15 दिन का टाइम देंगे, उसमें इनको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। तो रिटर्न डिफॉल्टर को नोटिस भेजने का भी जीएसटी में रिवाज है। अब लेट फीस समझते हैं, सेक्शन 47। जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B आप लेट फाइल कर रहे हैं, लेट फीस का भी पेमेंट करना पड़ेगा। आपका कोई निल आउटवर्ड सप्लाई है या आपका जीएसटीआर 3B में निल टैक्स बन रहा है तो उस केस में आपको लेट फीस कितनी लगेगी? 500 रुपया और 20 रुपया पर डे। जब तक फेलियर है, जब तक फाइल नहीं कर रहे हो, 20 रुपया पर डे। इस तरीके से आपको लेट फीस देनी पड़ेगी। इन दोनों पैरामीटर्स में से जो भी विचएवर इज लेस है उतनी आपको लेट फीस लगेगी। ठीक है, निल टैक्स पेमेंट है या निल आउटवर्ड लायबिलिटी, आपकी निल आउटवर्ड सप्लाई है तो आपको इतनी लेट फीस लगेगी अगर आप जीएसटीआर 1 या जीएसटीआर 3B लेट फाइल कर रहे हैं। फिर अब बात करते हैं वो रजिस्टर्ड पर्सन जिनकी निल टैक्स लायबिलिटी नहीं है और उनका एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है। इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का देखना है यहाँ पर टर्नओवर। अगर उनका इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा का नहीं है तो उस सिचुएशन में 2000
और पर डे 50 रुपीज जब तक डिफॉल्ट चल रहा है 50 रुपीज, इन दोनों में से जो भी विचएवर इज लेस हो उतना लेट फीस का पेमेंट करना होगा। फिर जिनका एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ से एक्सीडिंग है लेकिन 5 करोड़ तक है, किस ईयर का? प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का, तो उनके लिए 5,000 और 50 रुपए पर डे जब तक डिफॉल्ट चल रहा है विचएवर इज लेस इतनी लेट फीस लगेगी। अच्छा, जिन लोगों का टर्नओवर 5 करोड़ से एक्सीडिंग है इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर का, उनके लिए 10,000 या 50 रुपए पर डे जब तक डिफॉल्ट है विचएवर इज लेस इतनी लेट फीस लगेगी। अब बात करते हैं कंपोजिशन सप्लायर अगर अपना जीएसटीआर 4 लेट फाइल करता है तो कितनी लेट फीस लगेगी? अगर उसका टैक्स पेबल नील बन रहा है एज पर जीएसटीआर 4 तो 500 रुपया और पर डे 20 रुपीज विच एवर इज लेस इतनी लेट फीस लगेगी। और अदर केस में मतलब नॉर्मल केस में अगर उसका टैक्स पेबल है तो उस सिचुएशन में 2000 और ₹50 पर डे जब तक डिफॉल्ट चल रहा है विच एवर इज लेस इतनी लेट फीस लगेगी। और जीएसटीआर 7 अगर लेट फाइल हो रहा है तो कितनी लेट फीस लगेगी? 2000 और रुपीस पर डे, 50 रुपीस पर डे, 2000 और रुपीस 50 पर डे जब तक डिफॉल्ट चल रहा है, इन दोनों पैरामीटर्स में से जो विच एवर इज लेस है उतनी लेट फीस लगेगी। अब बात करते हैं अगर एनुअल रिटर्न लेट फाइल हो रहा है जीएसटीआर 9 तो कितनी लेट फीस लगेगी? देखिए ऊपर तो था कि इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर का आपको एग्रीगेट टर्नओवर देखना है, किस ईयर का देखना है? इन सब केसेस में था इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का देखना है। अब यहां पर आपको रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर देखना है। तो रजिस्टर्ड पर्सन अगर एनुअल रिटर्न लेट फाइल कर रहा है तो और उसका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ तक है तो 50 रुपया और उस स्टेट टर्नओवर का 0.04% इतना लेट फीस लगेगी। लेकिन अगर एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है, 20 करोड़ से ज्यादा नहीं है, उस रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर का, इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का नहीं, रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर का, तो उस केस में 100 रुपया और स्टेट टर्नओवर का 0.04% इतनी लेट फीस लगेगी। ठीक है पर डे, ये पर डे है, ये पर डे है। ठीक है, अब एक बात और समझना, अगर एग्रीगेट टर्नओवर 20 करोड़ को एक्सीड हो गया उस रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर में तो 200 रुपया और 0.50% ऑफ स्टेट टर्नओवर, बट पर डे जब तक भी डिफॉल्ट चलेगा पर डे विच इज लेस इतनी लेट फीस लगेगी। अब ये जो लेट फीस है वो हमने टोटल डिस्कस की, टोटल उसमें से आधी सीजीएसटी होगी और आधी एसजीएसटी का अमाउंट होगा। ऊपर जो हमने पढ़ा वो टोटल पढ़ा, आधा सीजीएसटी आधा एसजीएसटी रहेगा। चलिए अब बात समझते हैं हम जीएसटी प्रैक्टिशनर्स सेक्शन 48 की। ऐसी स्कीम हमने डायरेक्ट टैक्स में भी समझ रखी है। अब जीएसटी में है जीएसटी प्रैक्टिशनर, शॉर्ट में बोले जीएसटीपी। तो जीएसटीपी कौन बन सकता है? इंडियन सिटीजन प्लस पर्सन ऑफ साउंड माइंड प्लस जो एज एजुकेटेड नहीं हो रखा हो इंसॉल्वेंट के तौर पर, जिसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं किया है गवर्नमेंट ने, या जो किसी कोर्ट के द्वारा अपराधी घोषित नहीं किया गया हो, वो पर्सन जीएसटीपी बन सकता है। ये तो बेसिक क्वालिफिकेशन है। अब एडिशनल बातें समझते हैं। इन 3 बातों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। वो तो पहली कंडीशन है वो कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का या सीबीआईसी का कोई रिटायर्ड ऑफिसर होना चाहिए, और जो ग्रुप बी गजेटेड ऑफिसर से बिलो रैंक पर उसने कम से कम 2 साल काम किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, इस रैंक का नहीं होना चाहिए, इस रैंक ग्रुप बी की पोस्ट से नीचे का नहीं होना चाहिए, और वो रिटायर्ड ऑफिसर है और उसने उस गवर्नमेंट पोस्ट पर कम से कम 2 साल काम किया हुआ है, तो वो जीएसटी भी बन सकता है। या पहले वो सेल टैक्स प्रैक्टिशनर था या टैक्स रिटर्न प्रिपेयर था पुराने इनडायरेक्ट टैक्स रेजिम में, पुराने इनडायरेक्ट टैक्स में वो सेल टैक्स प्रैक्टिशनर था या टैक्स रिटर्न प्रिपेयर था कम से कम 5 साल, तो वो अब जीएसटीपी बन सकता है। और इसके अलावा इन 3 में से उसके पास कोई डिग्री होनी चाहिए, वो ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो किसी भी फील्ड में, चाहे कॉमर्स में, लॉ में, बैंकिंग में, और इंक्लूडिंग हायर ऑडिटिंग, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस मैनेजमेंट वगैरह में, वो उसके पास या तो ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो, या फॉरेन यूनिवर्सिटी का कोई कोर्स जो किसी इंडियन यूनिवर्सिटी ने अप्रूव कर रखा है वो उसका कोर्स कर रखा है, या कोई गवर्नमेंट की अथॉरिटी बनी हुई है यहाँ पर नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम्स इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड नार्कोटिक्स, ये एग्जाम कंडक्ट करवाती है, ये जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है वो ये पास कर ले, तो जो पर्सन ये क्वालिफिकेशंस पूरी कर लेगा वो जीएसटीपी बन सकता है। ठीक है, तो इन 3 में से कोई एक।
और इन 3 में से भी कोई एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो जीएसटीपी बन सकते हैं। अब जीएसटीपी बनने के लिए आपको जीएसटी के पोर्टल पर एनरोलमेंट कराना होता है, ठीक है। तो जीएसटीपी के रूप में काम करना चाहते हैं तो जीएसटी की पोर्टल पर जाइए और जीएसटीपी के तौर पर एनरोलमेंट कराइए। उसके लिए एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ती है। प्रॉपर ऑफिसर वो एप्लीकेशन चेक करता है और आपको जीएसटीपी सर्टिफिकेट इशू कर देता है, जीएसटी प्रैक्टिशनर सर्टिफिकेट इशू होता है, ठीक है। और ये कब तक वैलिड रहता है? जब तक कैंसिल ना हो। और एक स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में अगर आप जीएसटीपी के तौर पर रजिस्टर्ड हो तो क्या दूसरे स्टेट में भी या यूनियन टेरिटरी में भी काम कर सकते हो जीएसटीपी के तौर पर? यस, कर सकते हो। अब ये जो जीएसटीपी है इसको जीएसटी की पोर्टल सेपरेट यूजर आईडी और पासवर्ड देती है अपने क्लाइंट के बिहाफ पर काम करने के लिए। देखिए, क्लाइंट का तो सेपरेट यूजर आईडी पासवर्ड होता है, लेकिन इस जीएसटीपी का भी सेपरेट यूजर आईडी और पासवर्ड होगा। अच्छा, जो क्लाइंट है वो नया जीएसटीपी सेलेक्ट कर सकता है और पुराने जीएसटीपी को अनसेलेक्ट करके वो नया जीएसटीपी सेलेक्ट कर सकता है। अच्छा, ये जीएसटीपी काम क्या करते हैं? ये डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई सबमिट करते हैं या अपने क्लाइंट के लिए सेक्शन 39 का रिटर्न फाइल करते हैं, एनुअल रिटर्न फाइल करते हैं या फाइनल रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में अमाउंट डिपॉजिट कराते हैं या रिफंड क्लेम करवा सकते हैं। और इसके अलावा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में के लिए कोई एप्लीकेशन फाइल करनी है या उसमें कोई अमेंडमेंट करवाना है तो ये जीएसटीपी कर सकते हैं अपने क्लाइंट के बिहाफ पर। और अपने क्लाइंट के बिहाफ पर अथोराइज रिप्रेजेंटेटिव बनकर हायर अथॉरिटीज के सामने अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं और ई-वे बिल भी जनरेट करवा सकते हैं। और इसके अलावा एक बात हमने और समझी थी, एनरोलमेंट नंबर लेना होता है ट्रांसपोर्टर और वेयरहाउस कीपर को। उनका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, उनका एनरोलमेंट होता है। तो वो हमने उसके लिए पढ़ा था रूल 58 अकाउंट्स और रिकॉर्ड चैप्टर में। तो वो भी एक जीएसटीपी करवा सकता है। इसके अलावा कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करनी है या उससे विड्रॉ करना है तो वो भी कंपोजिशन स्कीम अपने क्लाइंट के बिहाफ पर कर सकता है। अब जीएसटीपी क्या अपने क्लाइंट के रिटर्न फाइल कर सकता है? यस, कर सकता है। इसके लिए रजिस्टर्ड पर्सन अपनी कंसेंट देगा उस जीएसटीपी को। पीसीटी 05 में कंसेंट फॉर्म है ये। पीसीटी 05 कंसेंट फॉर्म में रजिस्टर्ड पर्सन उस जीएसटीपी को कंसेंट दे कि यस, आप मेरे बिहाफ पे रिटर्न फाइल करो या मैं जो काम कर सकता हूं वो आप करो। अब जीएसटीपी उसके रिटर्न प्रिपेयर करेगा और रिटर्न फाइल करेगा। अब जीएसटीपी को रिटर्न फाइल करते वक्त ड्यू डिलीजेंस एक्सरसाइज करनी होगी और अपने डिजिटल सिग्नेचर अफिक्स करने होंगे। अपने क्लाइंट के बिहाफ पर जो रिटर्न फाइल हो रहे हैं, स्टेटमेंट फाइल हो रहे हैं, उस पर अपने डिजिटल सिग्नेचर अफिक्स करने होंगे। इसके अलावा जो उसने जीएसटीपी रिटर्न फाइल कर रहा है वो अपने क्लाइंट को भी अवेलेबल करवाए जीएसटी की पोर्टल पर और उनसे कंफर्मेशन आए उसके बाद ही रिटर्न फाइल करे। एसएमएस के थ्रू कंफर्मेशन आए या ईमेल पर कंफर्मेशन आए उसके बाद ही वो रिटर्न फाइल करे अपने क्लाइंट के बिहाफ पर, ठीक है। अब एक बात समझिए, जो जीएसटीपी ने रिटर्न के अंदर डिटेल फर्निश की है वो ट्रू मानी जाएगी, करेक्ट मानी जाएगी। जो जीएसटीपी के थ्रू जीएसटीपी के थ्रू रिटर्न फाइल हुआ है, कल को क्लाइंट मुकर जाए कि ये डिटेल तो मैंने दी नहीं थी, तो ये माना जाएगा कि जीएसटीपी ने जो डिटेल दी है वो क्लाइंट से पूछकर ही दी है। और कई बार होता है कि क्लाइंट का कहना है मैंने कंफर्म नहीं किया, तो अगर वो कंफर्म नहीं करता है तो उसे डीम्ड कंफर्मेशन माना जाएगा। अब रिटर्न के अंदर जो डिटेल गई उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है कि वो करेक्टनेस है या नहीं, वो उस क्लाइंट की ही है। उसके लिए जीएसटीपी जिम्मेदार नहीं माना जाएगा, मतलब सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लाइंट की है। जीएसटीपी गलत रिटर्न भी फाइल कर दे तो भी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लाइंट की ही मानी जाएगी। अब अदर पॉइंट समझते हैं हम यहां पर। अभी मैंने बोला पीसीटी 05 कंसेंट फॉर्म है, इसके पार्ट ए में वो रजिस्टर्ड पर्सन जीएसटीपी को ऑथोराइज करेगा और इसके पार्ट बी में जीएसटीपी उस काम को एक्सेप्ट करेगा। उस पार्ट बी के अंदर वो जीएसटीपी अपनी कंसेंट देगा और एक्सेप्ट करेगा। इसके बाद अगर जीएसटीपी किसी मिसकंडक्ट का दोषी पाया जाएगा तो उसका जो एनरोलमेंट है जीएसटीपी के रूप में उसका एनरोलमेंट हुआ वो कैंसिल हो सकता है। अब इसके लिए उसको शो कॉज नोटिस दिया जाएगा, मतलब अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंगट दी जाएगी उसको और अथॉराइज्ड ऑफिसर ऑर्डर पास कर देगा कि आज दिन से ये डिस्क्वालिफाइड हो गया जीएसटीपी, उसका डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर पास कर दिया जाएगा अगर वो दोषी पाया जाता है तो। अब इस जीएसटीपी के पास क्या रेमेडी अवेलेबल है? अगर ऑफिसर ने उसका डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर पास कर दिया है तो वो कमिश्नर को अपील कर सकता है। डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर पास होने के विद इन 30 डेज अपील फाइल कर सकता है। तो इसके साथ हुआ आपका
रिटर्न चैप्टर का रिवीजन कंप्लीट।